हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन शॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है दोस्तों, उसका हम फिर से लेकर आ गए हैं एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें आज हम देखेंगे इस साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जी हां दोस्तों, इसके पहले हमने वन शॉट वीडियोस की शुरुआत कर दी है और उसमें हमने अब तक मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर वो हमने कंप्लीट कर दिया है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अलजेब्रा सब्जेक्ट का वन शॉट में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। उसी प्रकार ज्योमेट्री का सिमिलैरिटी जो चैप्टर है उसको भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। जस्ट कुछ ही दिनों पहले, यानी कि प्रीवियस दिन में मैंने साइंस 1 का जो पहला चैप्टर था जिसका नाम था ग्रेविटेशन, वो भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। और ये हम साइंस 2 का पहला चैप्टर लेके आ गए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसको भी आज कंप्लीट कर देंगे। तो वन शॉट बहुत ही मजेदार है, जिसमें 1 घंटे में ही हम लोग पूरा चैप्टर का जितने भी टॉपिक्स है उसको रिवाइज करवा देते हैं आप लोगों को, सो दैट आपको हर चीज याद आ जाए। और उसके अलावा हमने इसका ये जो चैप्टर्स है, साइंस के पूरे चैप्टर्स जो है ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है। तो आप रेगुलर लेक्चर्स भी देखना चाहते हो तो वो भी आपको देखने मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, या फिर डायरेक्टली सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएंगे। और आज का रिवीजन देख लोगे तो उसके ऊपर एक सोने पे सुहागा हो जाएगा और 1 नंबर मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसका मतलब क्या है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हेरिडिटी का मतलब अगर आप एक सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूं, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी। हेरिडिटी इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। क्या बोल रहा हूं मैं कि ट्रांसफर करना। देखो, मैं थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में लिखाऊंगा क्योंकि हम रिवाइज करवा रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन सेरेमनी नहीं चल रही है यहां पे कि हम हर चीज एकदम प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो होता है दोस्तों समझना, कंसेप्चुअल नॉलेज को समझना और उसको लर्न करना, उसको मेमोराइज कर लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम हेरिडिटी का मतलब आपको बता रहे हैं। बाकी मुझे लगता नहीं है कि हेरिडिटी का मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या होता है वही नहीं पता हो, लोगों को पता होता है और अंदर की चीजें भी पता नहीं होती है। तो ये चीज पहले समझ लो कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स मतलब क्या हो सकता है, कैरेक्टर्स मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फिजिकल कैरेक्टर हो यानी कि बाहर से दिखने में कैसा दिख रहा है, या फिर वो अंदर से मेंटली कैरेक्टर्स हो, या फिर मैं इन शॉर्ट अगर बात करूं तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए। ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, तो डीएनए के थ्रू ही हमें मिलता है ना। तो अगर ये ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है, किससे हो रहा है, पेरेंट्स से लेके आ रहा है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे लोग, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको एक बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, साइंस के लैंग्वेज में उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना आपको। यानी कि अगर कोई भी कैरेक्टर्स, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो अंदर से मेंटल हो, चाहे वो डीएनए की बात हो, या फिर कोई भी कैरेक्टर्स अगर एक पेरेंट से उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। कैसे होता है हेरिडिटी, जैसे कि कभी कभी आप देखोगे, अभी जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, तो मेरे फादर से मैं लगभग थोड़ा बहुत मिलता जुलता हूं, यानी कि मेरी फादर का जो फेस है, फेस का जो स्ट्रक्चर है, मेरा भी फेस का स्ट्रक्चर लगभग वैसा ही। अगर आपने हमारे व्लॉग देखे होंगे, JR व्लॉग्स पे हम हमारे व्लॉग डालते हैं, उस पर मैंने पेरेंट्स को जब रिवील किया था, मेरे पापा का शक्ल आपने देखा होगा। अभी तो थोड़ा सा एज हो गया है तो शायद इतना नहीं पहचान पाओगे, लेकिन जब वो अपने जवानी में थे, यानी कि लगभग उनका एज भी मेरे इतना 25 के आसपास रहा होगा, तो उनका शक्ल और मेरा शक्ल थोड़ा बहुत मैच होता है, मतलब काफी अच्छा मैच होता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि उनका ही कैरेक्टर्स मेरे अंदर आया है, इसीलिए मेरा फेस ऐसा है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना, चाहे वो बियर्ड का स्टाइल हो, चाहे वो मेरा कलर, जो आपको लगता है कि मैं शायद गोरा हूं, तो मेरी मॉम जो है वो काफी गोरी है, इसके लिए शायद मैं बहुत गोरा हूं। तो ये कैरेक्टर्स कहां से आ रहा है, मेरे पेरेंट्स से मेरे अंदर आया है। सेम उसी प्रकार कई सारे लोगों के अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर, फिर उनसे उनके बच्चों के अंदर, और ये जनरेशन बाय जनरेशन पास होता रहता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। अब हेरिडिटी आपको समझ में आ गया। वैसे ही इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन मतलब होता है इवॉल्व होना। जैसे कि एक टाइम पे हम लोग बंदर थे, इंसान जो है वो इंसान नहीं था, एक बंदर था, लेम्यूर जिसको बोलते हैं। आगे इस चैप्टर में स्टोरी है उसका, इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, वो हम लोग आपको डिस्कस करवाएंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर्स बाय लेक्चर्स में, आप जाके देख लेना। तो हम क्या बता रहे थे यहाँ पे कि जो इवोल्यूशन होता है, हम बंदर थे, हम बंदर से धीरे धीरे इवॉल्व होते 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 और आज के दिन में हम एक होमोसेपियन बन गए, यानी ह्यूमन बींग्स बन गए। तो ये क्या हुआ है दोस्तों, इवोल्यूशन हुआ है। तो यही सब चीज से डिस्क्राइब किया जाता है इस चैप्टर को। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं बेसिक मतलब क्या है इस चैप्टर का ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, यहां से हमारा टॉपिक की शुरुआत होगी। तो डालते हैं हेडिंग और समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहला हमारा आज का जो टॉपिक है, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, ये तो बेसिक मैंने बता दिया आपको, क्योंकि देखो बेसिक बताना भी जरूरी है, लेकिन पहला जो टॉपिक है ऑफिशियली वो है दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन। ये एग्जैक्टली क्या होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, और मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से बताता हूं अभी, एक मिनट। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन
लोकेशन। ये तीनों का ही मतलब एक ही बार में मैं आपको बताने वाला हूं, और मेरे हिसाब से ये 5 स्टार टॉपिक है। जैसा मैं हमेशा उसके आगे लिखता हूं, मैथ्स में भी आपको मैंने बताया था कि क्या इसके चांसेस है एग्जाम में आने के लिए, तो 5 स्टार मैंने लिख दिया है, मतलब इसके चांसेस बहुत ही अच्छे हैं, 90% के ऊपर है कि एग्जाम में पूछ सकता है। ये तीनों में से कोई किसी का भी डेफिनेशन, किसी का भी एक्सप्लेनेशन आपको पूछ सकता है। तो शुरुआत करेंगे। तो बेसिकली आप एक चीज जानते हो कि हमारा ह्यूमन बॉडी किससे बना हुआ है? बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है। हमारा जो शरीर है दोस्तों वो किससे बना है? सेल्स से बना है। सेल्स में क्या होता है? सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और वही न्यूक्लियस में डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। तो जो डीएनए होते हैं और साथ में एक और मटेरियल है जिसको बोलते हैं आरएनए। तो आप जानते हैं कि एक होता है आरएनए, दैट इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसको मैं ज्यादा एलाबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि 9th में एक पूरा चैप्टर जो था वो आपने पढ़ा था, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, 15th चैप्टर, ठीक है ना। तो इस प्रकार का चैप्टर मैंने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया हुआ है, तो जाके आप देख लेना। चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16 इस प्रकार के चैप्टर्स हैं जिसमें आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, वो एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि इसमें आपको वो चीज समझने की जरूरत नहीं, आरएनए डीएनए वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, 9th स्टैंडर्ड में ही वो चीज हो चुका है, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो जो हमारे सेल्स के अंदर क्या होते हैं, आरएनए डीएनए प्रेजेंट होते हैं। तो आप एक चीज जानते होंगे कि हमारा जो आरएनए होता है, ठीक है, और ये जो डीएनए होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों? जीन्स प्रेजेंट होता है, और यही जीन्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर आया, तो बोलते हैं ना ये तो मेरे जीन्स में ही है, ये तो मेरे खून में ही है, हम लोग ऐसा बोलते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। जैसे कि कोई बहुत अच्छा समझ लो ब्रिलियंट माइंड होता है किसी का, तो समझ लो किसी के पेरेंट्स बहुत ही शार्प मेमोरी के होते हैं, यानी बहुत अच्छा दिमाग होता है उनका, पढ़ने में काफी अच्छे होते हैं, तो उनके बच्चे भी शायद बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स में ही है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन्स में ही था, वो काफी अच्छा ब्रिलियंट था। तो उसी प्रकार हम लोग यहां बोल सकते हैं कि जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में यहाँ पे, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन जो भी हो रहा है सेल्स का, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। यानी कि इट इज नथिंग बट द कंट्रोलिंग सेंटर वी कैन से, यानी कि जो भी सेल के अंदर कुछ भी काम हो रहा है, चाहे वो स्ट्रक्चरल तरीके से हो, चाहे वो उसके फंक्शनल तरीके से हो, वो जो भी काम को कंट्रोल करता है वो कौन करेगा? जीन्स करेगा, ऐसा आप बोल सकते हो। और इसको कंट्रोल करने में हेल्प कौन करता है? यहाँ पे डीएनए। तो डीएनए पार्टिसिपेट कर रहा है और उसी के अंदर जीन्स है, ठीक है। और एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि आप एक चीज जानते हो कि हमारे बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और ये कहां होता है? सभी आप जानते हो राइबोसोम के अंदर होता है, हमारे सेल के अंदर, दैट इज नोन एज द सेल ऑर्गेनल्स। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, वो किस में स्टोर्ड होता है दोस्तों? वो डीएनए के अंदर स्टोर्ड होता है, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो भी प्रोटीन का बनने का इंफॉर्मेशन होता है वो इसके अंदर स्टोर होता है। और जितना भी हमें बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है, फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी कितना प्रोटीन चाहती है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से ये क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है उसको, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वो उसको पास ऑन करेगा। अब यहां पे एक चीज ये है कि ये जो प्रोटीन है ये डीएनए द्वारा सिंथेसाइज तो होता है, लेकिन उसको हेल्प कौन करता है करने में? आरएनए, ठीक है। किसके थ्रू हो रहा है? आरएनए के थ्रू हो रहा है। कर कौन रहा है? डीएनए। तो डीएनए के द्वारा हो रहा है, कर रहा है डीएनए, लेकिन किसके थ्रू हो रहा है? वो हो रहा है आरएनए के थ्रू। ये आपको चीज ध्यान में रखना है, और यही चीज को हम लोग एक नाम से जानते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसको एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। क्या बोलते हैं? ये चीज ध्यान में रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। क्लियर है? अब एक और चीज यहां पे सुन लो, सेंट्रल डोगमा हो गया, लेकिन आपका जो आरएनए था इसमें एक बहुत सारे प्रकार के आरएनए होते हैं। आपने 9th स्टैंडर्ड में टाइप्स ऑफ आरएनए मैंने आपको पढ़ाया था, जाके देख लेना 9th का लेक्चर, चैप्टर नंबर 16 में देखना। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि आरएनए में 3 टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और एक ट्रांसफर आरएनए। तो यहां पे जो मैसेंजर आरएनए होता है जिसको हम लोग एमआरएनए बोलते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। एमआरएनए, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, एमआरएनए जिसको हम लोग बोलते हैं। ये जो एमआरएनए जो होता है ना, यहाँ पे ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जो प्रेजेंट होते हैं उसके सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप जानते हैं कि देयर आर सो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो उसका सीक्वेंस किस प्रकार है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एमआरएनए जो है वो कैसा होगा, और उसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस कैसा करवाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर डिपेंड करता है कितने स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है। आप जानते हैं जैसे डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है, उस हिसाब से प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही में अगर मैं बात करूं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? एमआरएनए के अंदर, जो कि प्रोड्यूस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू द आरएनए। मतलब जितना हमारा डीएनए का रहेगा, ठीक है ना, यहां पे जितना भी डीएनए का सीक्वेंस रहेगा उतना ही आरएनए जो रहेगा वो क्या करेगा? उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा, या फिर उसको हम लोग इन शॉर्ट बोले, हम लोग उसको एकदम प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो यहां पे इन शॉर्ट अगर मैं बात बोलूं कि जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का एमआरएनए के अंदर, अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है
कॉम्प्लीमेंट्री किसके लिए, डीएनए के लिए। तो समझ जाना कि वो जो प्रोसेस कहलाएगा उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, या फिर एक सिंपल, ये जो मैंने एकदम भारी भड़कम ये जो साइंटिफिक लैंग्वेज यूज किया ये शायद आपके ऊपर से अगर गया होगा, तो इसको एक सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं यहां पे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि जो पहला जो आपको ये दिख रहा है ट्रांसक्रिप्शन, ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कॉपी, कॉपी करने का प्रोसेस है। किसका कॉपी कर रहा है, तो ध्यान से देखना, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि ये जो आपका डीएनए होता है इसका जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, ये कॉपी कर रहा है सेगमेंट ऑफ डीएनए, किसमें कॉपी कर रहा है, इनटू आरएनए। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपका जो सेगमेंट ऑफ डीएनए, जैसे मैंने बोला ना कि सेम जो जितना जैसा डीएनए होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है आरएनए वो हमेशा करता है, तो उसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक प्रोसेस है कॉपी करने का, जिसमें सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है कॉपी हो रहा है किसके अंदर, आरएनए के अंदर। ये ऐसा आप ऐसा क्या बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर है। और एक चीज फर्क ये रहता है, जैसा आप चीज जानते हो कि डीएनए में आपके जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, तो उसमें आपको पता है क्या होता है, एडिनाइन होता है, साइटोसिन होता है, थायामीन होता है और गुआनिन होता है, एसीटीजी जिसको हम लोग बोलते हैं। ये आपने सब पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूं बस, और कुछ नहीं। और ये दोस्तों रिवीजन लेक्चर है इसलिए हम इस प्रकार पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप टोटल और घुसना चाहते हो कि ये एसीटीजी का फुल फॉर्म एडिनाइन, साइटोसिन, थायामीन, गुआनिन, ये सब हमारे रेगुलर लेक्चर्स में हमने पूरा प्रॉपरली अपलोड किया है। क्योंकि देखो आज का जो रिवीजन लेक्चर है हम इसको रिवीजन की तरह से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आपने बहुत सारी पढ़ाई पहले से की होगी, तभी तो आप ये रिवाइज करने आए हो ना। तो रिवीजन इसी प्रकार करवाया जाता है दोस्तों। तो लेकिन आपको और ज्यादा डिटेल में वापस से पढ़ना है तो आप हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो में जाइए, वो देखिए, और उसके बाद आके देखोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि रिवीजन एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल टीचिंग। तो नॉर्मल टीचिंग हमने बहुत बार किया हुआ है, यानी कि रेगुलर लेक्चर्स में पूरा अच्छे से अपलोड किया हुआ है। उसके बाद ये भी देख लो आके, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ये बूस्टर है, जैसे एक वैक्सीन का डोज लगाया, दूसरा वैक्सीन का डोज लगाया, अब तीसरा आपको बूस्टर डोज भी लगवाना पड़ेगा, उसी प्रकार ये बूस्टर डोज का काम करेगा, इसके बिना काम नहीं चलने वाला, ये जरूरी है। तो यहाँ पे आपका जो एडिनाइन, साइटोसिन, थायमिन, गुआनिन जो होता है किसके अंदर, डीएनए के अंदर, इसमें थायमिन के जगह पे यूरासिल जो है वो रिप्लेस कर देता है, यू आ जाता है, यूरासिल, यू फॉर यूरासिल आ जाता है। यही फर्क है डीएनए और आरएनए में, यहाँ पे आपको पता चल जाता है। और यही जो प्रोसेस है आरएनए सिंथेसिस का, ये जो प्रोसेस था जिसमें आपका आरएनए बन रहा है ना डीएनए के सेगमेंट को कॉपी करके, यही प्रोसेस को हम शॉर्ट में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही आसानी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने जो बताने की कोशिश की है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे इजी के अंदर दूसरे टॉपिक। देखो ये पूरा कंटिन्यू है, ये पूरा दोस्तों अगर बात करूं ये पूरा का पूरा कंटिन्यू टॉपिक है। तो अगर आपको ध्यान से सुनना है तो आपको ये तीनों समझना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आना है तो तीनों ध्यान से सुनो। तो ट्रांसक्रिप्शन मैंने बता दिया, समझ में आ गया। अब एक और चीज अगर बात करें कि जो यहाँ पे mRNA जो बना है, ये जो आरएनए सिंथेसिस हुआ यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, यहाँ पे जो mRNA बना है न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या बनता है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है, मतलब इट इज ऑल्सो फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑल्सो। साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा, ठीक है, सेल के अंदर का न्यूक्लियस को छोड़ के जो हिस्सा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वहां पे भी प्रेजेंट होता है। और इस मैसेज के अंदर अगर हम बात करें, ये जो आपका mRNA होता है उसमें क्या होता है, सीक्रेट मैसेजेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं दोस्तों, मैसेजेस होते हैं कोड के फॉर्म में। अब ये जो मैसेजेस होते हैं यहाँ पे कोड फॉर्म में, ये कहां से होते हैं, डीएनए के फॉर्म में होते हैं। और ये जो मैसेज होते हैं इसमें जो कोड्स होते हैं वो किस चीज के होते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस के होते हैं, या फिर आप सिंपली बोलो ये किसके होते हैं, अमाइनो एसिड्स के होते हैं। क्योंकि आप एक चीज जानते हो कि अमाइनो एसिड से ही आपका प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जा सकता है। अगर आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड है तभी तो अमाइनो एसिड के थ्रू प्रोटीन बनेगा, ये आप जानते हो। 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। तो ये जो अमाइनो एसिड्स है यहाँ पे इसके पास क्या आ जाता है, मैसेजेस आ जाता है। और ये जो कोड है हर अमाइनो एसिड्स का, इसके पास क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स। 3 न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं दोस्तों, इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स को एक बहुत ही बेहतरीन नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपलेट कोडॉन। तो आप एक चीज क्या बोल सकते हो सिंपल तरीके से, ट्रिपलेट कोडॉन क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड जो कि हर अमाइनो एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपलेट कोडॉन। अब ये थोड़ा सा मैं ये पार्ट को रफ करना चाहूंगा क्योंकि ये हमारा पहले का एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं ताकि आपको मैं स्पेस के थ्रू और अच्छे से बता सकूं, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, ठीक है। आपको ट्रांसक्रिप्शन तो समझ में आ गया, अब ट्रांसलेशन की बारी है तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो ये ट्रिपलेट कोडॉन तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर अमाइनो एसिड के अंदर जो मैसेजेस होते हैं, हर अमाइनो एसिड जो क्या करता है, एक तरीके से 3 न्यूक्लियोटाइड को लेकर चलता है, वो 3 न्यूक्लियोटाइड को हम लोग ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। अब एक साइंटिस्ट थे, यानी कि एक बायोलॉजिस्ट बोल लो या फिर साइंटिस्ट बोल लो, जिनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है ना। वो नाम सिर्फ याद रख लो या फिर नोटबुक में अगर नोट डाउन कर रहे हो तो सिर्फ नोट डाउन कर लो। डॉक्टर हरगोविंद खुराना करके एक व्यक्ति थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था
था ये ट्रिप्लेट कोडॉन को खोजने में, ट्रिप्लेट कोडॉन को बताने में लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया था और उन्होंने बताया था हर अमाइनो एसिड्स में लगभग ये 3 ट्रिप्लेट कोडॉन जो है वो होते हैं और यही वर्क के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला गया था 1968 में। ठीक है, उनको 1968 में नोबेल प्राइज मिलता है, आपको पता है एनपी नोबेल प्राइज उनको दिया गया था, एक बहुत ही महान कारनामा किया था। और हर ईच एमआरएनए की अगर बात करूं, हर एमआरएनए में यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है, जो हम लोग एमआरएनए का बताया था ना आपको ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ था, एमआरएनए का सिंथेसिस हुआ था। तो ये जो ट्रिप्लेट कोडॉन की मैं जो बात कर रहा हूं, हर एमआरएनए में लगभग थाउजेंड्स ऑफ ट्रिप्लेट कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से देखना क्या बात कर रहा हूं मैं, कि ये जो ट्रिप्लेट कोडॉन है ये एमआरएनए के अंदर थाउजेंड्स की तादाद में प्रेजेंट होते हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ट्रिप्लेट कोडॉन इज प्रेजेंट इन एमआरएनए। ठीक है ना, और यही जो है मैसेज जो है पहुंचाने का काम करते हैं। एमआरएनए जो होता है वो क्या करता है, अमाइनो एसिड्स का मैसेज जो है सप्लाई करता है। ठीक है, और वो सप्लाई जब हो रहा है दोस्तों, वो जब सप्लाई जो हो रहा है तो वो कोई तो ऐसा होगा जो उसको पहुंचाएगा, तो पहुंचाने का काम जो करता है वो टीआरएनए करता है, यानी ट्रांसफर आरएनए। देखो नाम सही है, ट्रांसफर आरएनए, दैट इज वो मैसेजेस को लेके जाता है। तो मैसेज एमआरएनए लेके आएगा और पहुंचाने का काम कौन करेगा, टीआरएनए पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, और ये जो टीआरएनए होता है, अब वो मैसेज उसके पास आ गया है, एमआरएनए मैसेज इसको पहुंचाया, लेकिन ये आगे लेके जाएगा। तो टीआरएनए के पास कुछ तो ऐसा चाहिए, क्योंकि देखो उसके पास जो मैसेज आया वो ट्रिप्लेट कोडॉन के फॉर्म में आया, यानी कोडेड मैसेज आया। उसके पास जो मैसेज आया दोस्तों, वो कौन सा मैसेज आया, कोडेड मैसेज आया। अब ये जो कोडेड मैसेज है, जैसे हमारे पास कोई पासवर्ड, फॉर एग्जांपल कोई चीज आता है तो हमारे पास उसका पासवर्ड होना चाहिए, उसका ताला खोलने के लिए पासवर्ड होना चाहिए। सेम उसी प्रकार अगर ये मैसेज के पास कोड है, यानी कोडेड मैसेज है, तो इसका हमें जो चाबी होगा या फिर पासवर्ड जो होगा वो पता होना चाहिए। तो पता होने के लिए जो टीआरएनए ना, टीआरएनए के पास एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी कोडॉन। कोडॉन का उल्टा हो जाएगा एंटी कोडॉन, यानी कि ये जो कोडॉन मैसेज है इसको डिकोड करने के लिए यानी कि इसको सुलझाने के लिए कि भाई ये क्या बोल क्या रहा है, इसके पास कौन सा मैसेज है, क्या मैसेज है, तो उसको सुलझाने के लिए उस चीज के पास, टीआरएनए के पास क्या होता है, एंटी कोडॉन होता है। और यही एंटी कोडॉन जो है यहाँ पे कोडॉन के सीक्वेंस को समझता है और उसको आगे लेके जाता है। और यही जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ट्रांसलेशन। समझ में आ गया, यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, क्योंकि मीनिंग ही आप समझोगे। हम लोग बोलते हैं ना, अभी समझ लो कि कोई लैंग्वेज जर्मन में बात कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीज ट्रांसलेट करो। हम लोग बोलते हैं ना, कोई जर्मन लैंग्वेज में बात कर रहा है, कोई दूसरा लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये प्लीज ट्रांसलेट कर दोगे क्या, ट्रांसलेशन करके बताओ, हम लोग बोलते हैं। तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक तरीके से कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना। तो यहां पे ये टीआरएनए के पास जो एंटी कोडॉन था उसने क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया इस कोडेड मैसेज को और उसको आगे बढ़ा दिया। और इसी चीज को, यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्लियर है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब ये जो अमाइनो एसिड है जो टीआरएनए जो लेके आ रहा था, जो अमाइनो एसिड जो टीआरएनए लेके आ रहा था यहां पे, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। और वो जो बॉन्ड बनाते हैं दोस्तों, एक स्पेशल बॉन्ड के साथ बनाते हैं जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। इनके बीच में जो अमाइनो एसिड्स में है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो किसके थ्रू होगी, वो होगी पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे दोस्तों, ये आरएनए के हेल्प से, यानी राइबोसोमल आरएनए के हेल्प से यहां पे बॉन्ड बनाते हैं। और यही जो प्रोसेस होता है, इसमें जो राइबोसोम होता है वो मूव करवाता है। क्या मूव करवाता है दोस्तों, एक जगह से लेके एमआरएनए के एक एंड से लेके दूसरे एंड तक ये जो है मूव करवाता है। और एक डिस्टेंस जो होता है उसके बीच में क्या आ जाता है, ट्रिप्लेट कोडॉन का डिस्टेंस होता है, यानी कि एक जगह से वो दूसरे जगह ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। इसीलिए उस चीज का नाम हो जाता है दोस्तों ट्रांसलोकेशन। क्या करता है ये, ट्रांसलोकेशन कर दिया, यानी उसने अपना जगह चेंज किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके पास जो आया उसने क्या कर दिया, उसके एक जगह से लेके दूसरे जगह, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक पहुंचा दिया यहां पे। ठीक है, और उसके बीच में जो डिस्टेंस था वो 1 ट्रिप्लेट कोडॉन का था। और यही जो प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो जगह था वो चेंज हुआ, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जगह चेंज होगा, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसलोकेशन। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि यार ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो ये था आपका 3 टॉपिक जिसका नाम था ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। इसके ऊपर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि डिफाइन करोगे तो 2 लाइन में लिख दोगे डेफिनेशन तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन एक्सप्लेन करने बोला तो आपको पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो मैंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है तीनों का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और एग्जाम में कंसेप्चुअल नॉलेज तो क्लियर हो गया, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा लर्न करके, जो भी डेफिनेशन होगा अच्छे से लर्न करके अच्छे से लिखना दोस्तों, और दिमाग में रखना कि एग्जैक्टली क्या होता है। अब इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है, ये भी साथ में ही एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, हाँ, इसी में एक्सप्लेन कर देता हूं, अलग से नंबर नहीं डालता हूं इसका, जिसका नाम है दोस्तों म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन का मतलब समझो पहले तो। ठीक है,
म्यूटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि देखो अब हमारे पास क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जीन्स है, डीएनए है, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो अपने यंग वन के अंदर अपने जीन्स को ट्रांसमिट करता है, अपने डीएनए को वो ट्रांसमिट करता है, कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करता है, और उसी को तो हेरिडिटी बोलते हैं हम लोग, जो हमने पहले ही देख लिया कि स्टार्टिंग में ही अपना जो पेरेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स के अंदर से कुछ गुण जो होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो अपने बच्चों के अंदर जाते हैं, उनके अंदर से उनके बच्चों के अंदर जाते हैं, तो ये ट्रांसफर होता रहता है। क्लियर है। अब यहां पे कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहा होता है, या फिर जो जीन्स होते हैं ना, जीन्स जो आपके प्रोटीन इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो आगे लेके जा रहे होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो कभी कभार ऐसा होता है कि उनके अंदर एक छोटा सा चेंजेस आ जाता है। चेंजेस किस प्रकार आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ डिफेक्ट आ गए, कुछ बीमारी आ गई, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी उसके अंदर चेंजेस आ जाता है तो वो चेंजेस क्या कहलाएगा, म्यूटेशन कहलाएगा। मतलब वो म्यूटेट हो गया, चेंज हो गया, और वो म्यूटेट होने के बाद, चेंज होने के बाद वो कुछ नया चीज बन जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, म्यूटेशन बोलते हैं। तो कभी कभी ये म्यूटेशन जो होता है वो अच्छा होता है, ज्यादातर तो देखा जाए तो बुरा ही होता है, लेकिन स्लाइटली चांस है अच्छा भी हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं, सिकल सेल एनीमिया आपने बीमारी सुना होगा। चलो आज का एग्जांपल बता दो, ज्यादा समझ में आएगा। आपको पता है कि हमारे पास एक बीमारी चल रही है अभी, मतलब आज के डेट में 2021 चल रहा है, लेकिन आज एक बीमारी चल रही है 2019 के एंड से, और ये 2021 का एंड होने वाला है। लगभग एक बीमारी चल रही है, और आप जानते हो कि ये बीमारी का नाम है कोविड, ठीक है ना, कोविड-19 इसको बोलते हैं। तो कोविड-19 में आप जानते हो कि वायरस कौन सा था, कोरोना वायरस था। तो ये जो कोरोना वायरस है नॉर्मली, ठीक है, इसमें आप देखोगे तो अभी बीच में आपको पता है कि सबसे पहले अगर बात करें अल्फा वेरिएंट था, बीटा वेरिएंट आया, हमारे इंडिया में एक डेल्टा वेरिएंट आया, ठीक है ना, आप जानते होंगे डेल्टा वेरिएंट। तो ये वेरिएंट मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट द म्यूटेशन ऑफ द जीन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरस। वायरस भी क्या है, एक सेल्यूलर मटेरियल ही तो है, एक जीता जागता लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो किसी होस्ट के अंदर जाने के बाद वो सर्वाइव करता है। तो उसके अंदर भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, जीन्स होगी। तो जब उसके अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं तो उसका मतलब क्या है, वो म्यूटेट हो रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं ना, आज के डेट में एक बहुत ही खतरनाक वापस से एक वायरस आ गया है, जिसको बोलते हैं हम लोग ओमाइक्रॉन। ओमिक्रॉन बोलते हैं कोई कोई, ओमाइक्रॉन नाम है इसका। तो ओमाइक्रॉन आया, मतलब ये डेल्टा से कन्वर्ट होकर किस में आ गया, ओमाइक्रॉन में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये डेल्टा जब वायरस था, उसके अंदर जो सेल्स होंगे, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा, उसने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, यानी कि उसने थोड़ा सा म्यूटेट किया। तो म्यूटेशन होने की वजह से ये डेल्टा क्या बन गया, ओमिक्रॉन बन गया। अब चांसेस ये भी हो सकता है कि शायद ओमिक्रॉन के बाद कुछ और आ जाए। तो ये जब तक है तब तक ये क्या करेगा, अपने आप को म्यूटेट करता रहेगा, करता रहेगा। तो ये जब म्यूटेशन होता है तो ज्यादातर चांसेस है कि वो खतरनाक हो जाए, क्योंकि आपने देखा अल्फा से ज्यादा बीटा, बीटा से डेल्टा खतरनाक हो गया। लेकिन यहाँ पे डेल्टा से जो ओमाइक्रॉन हुआ तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ये स्प्रेड बहुत फास्ट होता है अकॉर्डिंग टू सम स्टडी। मैं 100% श्योर नहीं हूँ इस चीज के बारे में, लेकिन जितना मैंने अब तक सुना है न्यूज से, या फिर जितना मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी चीजें जो है वो पूरा सा अजम्पशन बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल देने की कोशिश में, ठीक है ना। यहाँ से मेरा कोई भी मैसेज पहुंचाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है रिगार्डिंग दिस। बहुत सेंसिटिव इश्यू है, तो इसके ऊपर मैं कुछ बात नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो ये सब चीज क्या हो रहा है, म्यूटेशन का खेल है, और यही चीज आपको समझना पड़ेगा। तो यही था हमारा टॉपिक म्यूटेशन का। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं, और उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बुक्स में जो भी आपके डेफिनेशंस मिल जाएंगे, या फिर आप जो भी आंसर लर्निंग के लिए फॉलो करते हो, जो भी किताबें डाइजेस्ट वगैरह फॉलो करते हो, उससे बहुत अच्छी तरीके से आप लर्न करो दोस्तों, और पहले से ही प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि हो सकता है अगर ये एग्जाम में पूछे, हो सकता है कि चांसेस तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल आसानी से आंसर कर पाओगे, ठीक है। और कंसेप्चुअल नॉलेज आपको उम्मीद करता हूँ आज इस लेक्चर के थ्रू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब जा रहे हैं हम लोग हमारे टॉपिक नंबर 2 की तरफ, और देखते हैं टॉपिक नंबर 2 हमारा क्या है। बहुत ही बेहतरीन, लेट्स सी टॉपिक नंबर 2 क्या है। हेडिंग डाल देते हैं। तो टॉपिक नंबर 2 है दोस्तों, वो है इवोल्यूशन। देखो हेरिडिटी के बारे में थोड़ा पढ़ लिया, अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है इवोल्यूशन। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया दोस्तों कि इवोल्यूशन का मतलब होता है धीरे धीरे इवॉल्व होना, मतलब चेंजेस लाना। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है ना, हमारा जो पृथ्वी है ये लगभग आज से लगभग 350 करोड़ साल पुराना है। 350 करोड़ मेरे हिसाब से, मैं अंदाजा के हिसाब से बता रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली, बट लगभग 350 करोड़ साल पुराना है हमारा। तो हमारे पृथ्वी पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे चीज थे जो आज के डेट में नहीं है। तो उसकी बात तो मैं थोड़ा सा बाजू में करूंगा, उसको मैं थोड़ा सा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की जब बारी आएगी तो मैं बात करूंगा। लेकिन यहां पे मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि लगभग 350 करोड़ पहले हमारे पृथ्वी पे कुछ था नहीं, लेकिन धीरे धीरे जीव आने शुरू हो गए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आने शुरू हो गए। तो सबसे पहले आप जानते हो कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो आया, प्रोटोप्लाज्म आया,
ठीक है, माना ये जाता है प्रोटोप्लाज्म आया, मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो एल्गी हो गया, एल्गी, अमीबा, इस प्रकार के जो हम लोग जानवर बोलो या फिर ऑर्गेनिजम्स बोलो, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो एल्गी, अमीबा, पैरामीशियम्स, इस प्रकार के जो है जानवर या फिर ऑर्गेनिजम्स हमारे पृथ्वी के ऊपर देखे गए थे सबसे पहले। एंड धीरे धीरे ये क्या होते गए, अडाप्ट करते गए, इवॉल्व होते गए, और इवॉल्व होते होते आज के डेट में आप देखोगे 350 करोड़ साल के बाद आज हम लोग क्या कहलाते हैं, ह्यूमन बींग्स कहलाते हैं। यानी कि लगभग ह्यूमन बींग्स भी प्रेजेंट है, लगभग करोड़ों टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट है, लगभग करोड़ों टाइप के या फिर उससे भी ज़्यादा टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। यानी कि आप अगर पृथ्वी के ऊपर नजर डालते हो तो आपको इतने सारे प्रकार के क्या बोलते हैं उसको, जैविक चीजें, मतलब इन शॉर्ट हिंदी में बोलूं, इंग्लिश में बोलूं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो अर्थवॉर्म हो, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो एप्स हो, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, फिशेस हो, सो मेनी टाइप्स, यानी लगभग थाउजेंड्स टू लाख टू करोड़ वैरायटीज आ गए हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था हमारे अर्थ के ऊपर कि 350 करोड़ साल पहले सिर्फ ये सब होते थे, एल्गी, अमीबा होते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा होते गया और धीरे धीरे लोगों, मतलब जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स थे उसके अंदर चेंजेस आते गए, इवॉल्व होते गए, और धीरे धीरे करके आज के डेट में हम लोग कितना आगे आ गए हैं और कितने सारे प्रकार के ये सब चीज़ हो गए हैं, ये हम लोग इस चीज़ से हमें पता चलता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पेसीज का बनना और उसके अंदर कुछ चेंजेस आना, ठीक है ना, नए नए चीज़ का बनना, उसके अंदर चेंजेस आना। जैसे एक बंदर था पुराने ज़माने में, ठीक है ना, ये सब आए होंगे, लेकिन एक टाइम के बाद बंदर आया, लेम्यूर आया, और वो लेम्यूर से बनते बनते हम क्या बन गए, ह्यूमन बींग्स बन गए। तो ये सबसे बड़ा इवोल्यूशन था। ठीक है ना, लेम्यूर से कैसे हम लोग ह्यूमन बींग बन गए, क्योंकि हमारे अंदर चेंजेस आते गया धीरे धीरे करके। अब जो पहले बंदर झुक के चलते थे वो रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, जो फेस पे बाल थे वो धीरे धीरे चले गए, ठीक है ना, जो पूंछ थी वो गायब हो गई, धीरे धीरे चलना सीख लिया, पहले 4 पैर से चलते थे अब 2 पैर पे चलते हैं, हाथ का इस्तेमाल करना सीख लिया। तो धीरे धीरे अंदर हमारे स्पेसीज के अंदर चेंजेस आते गए, एंड वही चेंजेस या फिर वही इवॉल्व को हम लोग, जो इवॉल्व हुआ है उस चीज़ को हम लोग इवोल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन और बेसिक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछता लेकिन पूछने के चांसेस उतने ही बराबर है। तो इसको मैं, अगर मैं रेटिंग दूँ तो मेरे हिसाब से मैं इसको 3 स्टार रेटिंग दूंगा, पूछने के चांसेस के हिसाब से 3 स्टार रेटिंग है, लेकिन फिर भी इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, आपको पढ़ना जरूर है इसको। लेकिन अभी एक जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये आप बोलेंगे कि सर इवोल्यूशन हुआ, ठीक है मैं मानता हूँ कि आपने बोला कि इस प्रकार के 350 साल पहले हमारे पृथ्वी पे ये था वो था, ऐसे आपने बहुत सारी चीज़ें बोली। आप तो बोलोगे सर डायनासोर भी हमारे पृथ्वी पे थे, क्या सबूत है इसका? मैं बोलूँगा है, सबूत है। एक टाइम पे बोलते हैं ना, कुछ लोग थोड़े ज्ञानी लोग आ जाते हैं और क्या बोलते हैं पता है क्या? मेरे को एक बार एक स्टूडेंट बोल रहा था, नहीं अच्छी बात है, आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट पूछना है तो एक स्टूडेंट मेरे को ऐसे ही मुझे पूछ रहा था, बोलता है कि सर ये जो डायनासोर्स वगैरह थे ये हमारे कार्टून्स में हमें दिखाते हैं, मूवीज़ में दिखाते हैं कि डायनासोर्स थे, लेकिन ये डायनासोर्स जब थे तो वो टाइम पे तो कैमरा वगैरह था नहीं, तो किसी ने तो देखा नहीं था डायनासोर्स को। उसके बाद तो दुनिया खत्म हो गई थी, फिर से कोई बचा ही नहीं था, कोई इंसान ही नहीं था, तो किसको पता था कि डायनासोर थे? कैसे लोग बोल सकते हैं कि डायनासोर थे और वो ऐसे ही दिखते थे? जो हमें कार्टून्स में दिखाया जाता है वो जो डायनासोर्स है वो वैसे ही दिखते थे। ये बहुत जेन्युइन सवाल लगा मुझे, लेकिन थोड़ा सा मुझे उसका नॉलेज की कमी भी लगी। 10वीं का स्टूडेंट मुझे पूछ रहा है, मतलब आपके अंदर ये चीज़ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? कि हम एक चीज़ जानते हैं, जब कोई कोर्ट में फैसला होता है, जब कोई न्यायालय में, जो कोर्ट बोलते हैं हम लोग, अदालत जाते हैं ना हम लोग, तो उसमें जब फैसला होता है वो आंख बंद करके नहीं होता है, वो सबूतों के आधार पे होता है, एविडेंसेस। तो कुछ तो एविडेंस होगा, अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से कुछ तो एविडेंस होगा जो हमें ये बताता है कि हाँ भाई डायनासोर्स भी हुआ करते थे या फिर इन प्रकार के जानवर हुआ करते थे एक टाइम पे, और हमारा पृथ्वी भी ऐसा हुआ करता था। तो देयर आर सो मेनी एविडेंसेस। तो वही हम लोग बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक में। जैसे अभी थर्ड हमने इवोल्यूशन पढ़ा ना, तो उसी रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। और ये मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसको मैं 4 स्टार रेटिंग दूंगा। इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या क्या एविडेंस मिले, इवोल्यूशन जब हुआ या फिर हो रहा था तो क्या क्या एविडेंस है? तो सबसे पहला जो एविडेंस है वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। क्या है? मॉर्फोलॉजिकल। इसको देखो ध्यान से, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो ये इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ध्यान से सुन लेना, पूरा एक्सप्लेन ऑलरेडी लेक्चर्स के वीडियो, नॉर्मल रेगुलर लेक्चर वीडियो जो अपलोड किया है उसको भी जाके देख लेना, वापस से याद आ जाएगा आपको। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस की बात करो, आप जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ जानवर को अगर एक साथ कंसीडर करो, ठीक है ना, आप डॉग ले लो, कैट ले लो, लायन ले लो, टाइगर ले लो, इस प्रकार के जानवर ले लो, तो आपको उनके फिजिकल अपीयरेंस के बदौलत, यानी कि आपको सामने सामने जब आप देखोगे तो उनके फिजिकल अपीयरेंस के बदौलत आपको एक चीज पता चलेगा कि भाई इनके बीच में जरूर कुछ ना कुछ कॉमन है, इनके बीच में जरूर कुछ ना कुछ कॉमन है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल चलो हम लोग का ही बता देता हूं। चलो अगर मैं बात कर लूं ह्यूमन से, ठीक है ना, आप ह्यूमंस देख लो, आप गोरिल्ला देख लो, बंदर देख लो,
मनी लिख रहा था, मंकी होता है ना, मनी, मंकी। और एक और होते हैं, क्या बोलते हैं, चिंपांजी, चिंपांजी देख लो, ठीक है ना। आप ये चारों लोग को तो देखे होंगे, रियल में नहीं देखे होंगे, लेकिन आपने पिक्चर या फिर कोई तो फोटोग्राफ्स में देखा होगा, इंटरनेट पे देखा होगा। तो आप अगर ह्यूमन बीइंग को, गोरिल्ला और मंकी और चिंपैंजी, ये चारों को एक साथ अगर अपने इमेजिनेशन में लेके आ सकते हो, तो चारों को ध्यान से अगर आप सोचोगे तो आपको एक चीज का रियलाइजेशन जरूर होगा कि ये चारों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है। कैसा कॉमन है कि आप देखोगे कि एक टाइम पे जो उनके बिहेवियर है वो भी थोड़े बहुत सेम होते हैं, ठीक है। जो उनका ब्रेन की कैपेबिलिटी होती है, समझ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी लगभग सेम होती है। जो उनके मूवमेंट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग से मिलते जुलते हैं। तो इसका मतलब ये चीज पता चलता है कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं प्रकार के टाइप के एनिमल्स के एंसेस्टर से आए हैं, इनसे नहीं आए हैं। देखो वापस से बोल रहा हूं कि ये जो चीज मैंने बोला, तो बहुत सारे लोग यहां पे गलतियां क्या करते हैं, आप बोलोगे सर ह्यूमन बीइंग शायद गोरिल्ला से आए हैं या फिर बंदर से आए हैं या फिर चिंपैंजी से आए हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा नहीं, मैं आपको ये बोलूंगा कि ह्यूमन बीइंग्स जो है या फिर गोरिल्ला जो है या फिर मंकी जो है या फिर ये चिंपैंजी, ये चारों अलग अलग स्पेसीज है। ये चारों स्पेसीज जो है वो अलग अलग है, लेकिन ये हो सकता है कि ये चारों के जो एंसेस्टर्स होंगे, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, जो एंसेस्टर्स होंगे वो हो सकते हैं कॉमन एंसेस्टर। यानी कि एक जमाना हुआ करता होगा जिसमें सिर्फ एक एंसेस्टर हुआ करता होगा, मतलब एक प्रकार का बंदर या फिर लेम्यूर जिसको हम लोग ने बोला था वो हुआ करता था। उसी से धीरे धीरे कई सारे प्रकार के जानवर बने, उसी से कोई ह्यूमन बीइंग बन गया, इवॉल्व होते होते, इवोल्यूशन होते होते एक ह्यूमन बीइंग बन गया, एक गोरिल्ला बन गया, एक बंदर बन गया, एक चिंपैंजी बन गया। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल बोलते हैं कि जो कैट्स होते हैं, बिल्ली मौसी जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से, कैट्स भी ना लायन के ही स्पीसीज के एनिमल है। मतलब शेर और बिल्लियां लगभग एक ही प्रजाति के जानवर है, लेकिन कैट अलग होते हैं बेचारे और लायन अलग होते हैं। बेचारे तो नहीं बोलूंगा, लायन को ठीक है। तो लायन अलग होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इनका अगर हम लोग एंसेस्टर्स के बारे में सोचेंगे, इनके जो पूर्वज होंगे, ठीक है ना, इनके फादर के फादर के फादर के फादर के, ऐसे लगभग लाखों पीढ़ी एंसेस्टर्स, बहुत पुराने वाले एंसेस्टर, वो क्या होंगे, एंसेस्टर उनके कॉमन होंगे, तब जाके इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज है। और यही सिमिलैरिटीज हमें बताता है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमारा इवोल्यूशन हुआ है, और इवोल्यूशन होते होते ही ऐसे अलग अलग विभिन्न प्रकार के जानवर, ऐसे विभिन्न प्रकार के प्लांट्स बने हैं। और ये इतना बड़ा हमारा डाइवर्सिटी, जो बायोडिवर्सिटी हम लोग बोलते हैं, इतना बड़ा हमारा लगभग करोड़ टाइप के स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, करोड़ टाइप के एनिमल्स बने हैं। तो ये किस वजह से पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन हुआ। और ये इसका एविडेंस है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है, बाहर से दिखने में। फिजिकल बोल सकते हो, मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल फैक्टर, ये हम लोग देख के बता सकते हैं और यही एविडेंस है। सेम एनिमल्स की बात किया, लीव्स में भी होते हैं। किसी किसी प्लांट के आप पत्तियों को देख लो, डिजाइन जो होता है वो सेम होता है। बहुत सारे प्लांट्स के पत्ती को देखना, लीव्स को जाके देखना, डिजाइन सेम होता है। किसी किसी का पिटियोल जो होता है, यानी कि जहां से वो लीव्स निकल के आ रहा है, उसका जो बनावट होता है वो सेम होता है। किसी किसी के अंदर के जो लीफ मार्जिन्स होते हैं वो लगभग सेम होते हैं बहुत सारे प्लांट्स के। तो जिसके इसके सेम होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं उनके जो पूर्वज होंगे, प्लांट से भी प्लांट सीड बनता है ना, प्लांट से सीड आया, सीड से वापस नया प्लांट बना, तो उनके भी जो पूर्वज प्लांट होंगे वो भी कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर्स क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो यही सब चीज हमें दर्शाता है और बताता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था हमारा पहला टाइप का एविडेंस जिसका नाम था मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों, जिसका नाम है एनाटॉमिकल एविडेंस। ऐसे एविडेंस 6 प्रकार के पढ़ने हम लोग को, 6 प्रकार के हम लोग को पढ़ने। ध्यान से देख लेना दोस्तों, अगर आप ये सब चीज़ पढ़ जाते हो आज के दिन में, आज का जो लेक्चर वीडियो देख जाते हो ना, तो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। आप लोग को इतना नॉलेज आ जाएगा, ट्रस्ट मी। और नॉलेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसके पहले हमने ऑलरेडी इसके ऊपर पूरा वीडियोस बना के चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। तो वो रेगुलर लेक्चर्स भी जरूर देखना है आप लोग को। अगर आपने, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है अब तक हमारे रेगुलर वीडियो, पहले वो जाके देखो, फिर रिवीजन करो। रिवीजन देखो, कोई बात नहीं, आज देख लो रिवीजन, हिंट आ जाएगा। अच्छे से रिवीजन देख लो, 1 घंटे का लेक्चर अगर होता है तो 1 घंटा देख लो, लेकिन उसके बाद वापस से चैप्टर के रेगुलर लेक्चर वीडियो जाके देखना, ताकि और ज्यादा बेटर वे में समझ में आ जाए और कुछ भी बचा ना रहे, कुछ भी शक की गुंजाइश ना रहे। एनाटॉमिकल एविडेंस क्या होता है? अब एक चीज आप जानते हो, एनाटॉमिकल के हिसाब से बात करें, आप कोई भी जानवर ले लो, बहुत सारे अलग अलग टाइप के, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं ह्यूमन बींग ले लेता हूँ, ह्यूमन्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स ले लिया। एक और जानवर ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं कैट ले लेता हूँ, बिल्ली, ठीक है, कैट ले लिया। अब एक और मैं ले लेता हूँ, चलो बैट, चमगादड़, कैट, बैट, बिल्ली, चमगादड़, बैट पता ही आपको। और एक और ले लेता हूँ मैं वेल, वेल मछली आप जानते ही हो, ठीक है। ये चारों का मैं कुछ एक बॉडी पार्ट लेता हूँ, जैसे ह्यूमन का मैं हैंड ले रहा हूँ, कैट का भी मैं हैंड तो बोलूंगा नहीं, इसको आर्म बोलूंगा। कैट का तो हाथ, हैंड नहीं बोलूंगा ना, मैं उसको आर्म बोलूंगा, ठीक है। या फिर 4 लेग बात करूँ, आर्म भी नहीं बोलूँ क्योंकि वो 4 पैर से चलते हैं तो उनका लेग होता है, तो इसको मैं 4 लेग बोलूंगा। 4 लेग मतलब आगे के 2 पैर, और एक हाइंड लेग होता है, पीछे के 2 पैर, ठीक है। बैट की अगर बात करूं तो बैट का जो हाथ नहीं होता उसमें पंख लगा होता है। बैट आपने चमगादड़ अगर देखा है तो उनका हाथ में ही ना एक पंख ज्वाइंट होता है, जिसको पेटाजियम कहा जाता है।
पेटाजियम, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, पेटाजियम कहा जाता है। और जो वेल मछली होती है उनके हाथ तो नहीं होते, लेकिन एक फिन जैसा जॉइंटेड कुछ तो चीज होता है जिसको हम लोग फ्लिपर बोलते हैं, फ्लिपर। तो अगर आप नॉर्मली ये चारों को अगर इमेजिन कर सकते हो, तो चाहे वो ह्यूमन बीइंग का हाथ ले लो, कैट का फोर लेग ले लो, या फिर बैट का पेटाजियम ले लो, या फिर फ्लिपर ले लो, ये चारों का जो बोन्स होगा इनकी बनावट लगभग सेम होती है। अगर आप देखोगे, हमारा ही बोन का एग्जांपल, हाथ का एग्जांपल देता हूं, अगर थोड़ा सा इमेजिन कर पाओगे, तो हमारा हाथ कहां से निकला है, शोल्डर पॉइंट से निकला है, यहां पे एक जॉइंट है, फिर यहां से निकलने के बाद यहां पे एक पॉइंट आ जाता है, यहां पे एक जॉइंट है, ठीक है, ठीक है ना, ये एल्बो है ना, यहाँ पे एक जॉइंट है, ये बोन अलग है, ये बोन अलग है, फिर यहाँ से एक बोन क्रिएट हो रहा है, फिर यहाँ पे एक व्रिस्ट दे दिया है हमें, यहाँ पे जॉइंट है, और फिंगर्स है। तो सेम उसी प्रकार बिल्ली का इमेजिन करो, तो बिल्ली का भी ऐसे ही होता है, यहाँ पे उनका एक एक बोन होता है, मैं बोन की बात कर रहा हूँ, मैं स्किन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बोन होता है, फिर यहाँ से एक फोल्ड करने के लिए उनका होता है, ठीक है, फोल्ड कर सकते हैं वो लोग, तभी तो बैठ पाते हैं आराम से। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक और जॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है, हमारे पास फिंगर्स है, उनके पास फिंगर्स नहीं होते, पाव होते हैं, पाव मतलब पंजे, ऐसे पंजे होते हैं, ऐसे करके बैठते हैं ना बिल्ली, ऐसे बैठते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अगर आप बोलेंगे, जितने भी बैट का भी एग्जाम्पल ले लो, चाहे फ्लिपर वेल का भी एग्जाम्पल ले लो, तो हर एक का जो बोन का स्ट्रक्चर होता है वो लगभग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 100%, लगभग बनावट सेम होता है। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज होंगे, जो हमारे कॉमन एंसेस्टर्स होंगे, उनके जो बोन के स्ट्रक्चर्स होंगे वो सेम होंगे। एंड इसीलिए धीरे धीरे जब इवोल्यूशन होता गया, चेंजेस आता गया, तो एक जानवर से दूसरा जानवर बनता गया चेंजेस के अकॉर्डिंग, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनते गए और अलग अलग प्रकार के जानवर बन गए। और सेम उसी प्रकार प्लांट्स की भी हम लोग बात कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल एविडेंस। वो एविडेंस को, वो सबूत को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल एविडेंस बोलते हैं। जैसे मॉर्फोलॉजिकल था, देख के हम लोग बता सकते हैं, वैसे एनाटॉमिकल था, जो बोन का स्ट्रक्चर को स्टडी करके हम लोग बता सकते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस के हिसाब से। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कौन सा एविडेंस है, अब कौन सा सबूत लाए हो जज साहब? तो मैं बोलूंगा जज साहब, मेरे पास एक और सबूत है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ये एक ऐसा सबूत है जो आज भी हमारे पास प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत ही अच्छा सबूत है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो आप बोलोगे कि सर ये कौन सा सबूत है, ये कैसे बताएगा कि हमारा इवोल्यूशन हुआ है? बिल्कुल बताएगा। तो एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे पुराने टाइप के जो जानवर होते थे, एनिमल्स होते थे, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स होते थे, ठीक है, और वो बॉडी पार्ट्स जो होते थे नॉर्मली उसका इस्तेमाल वो करते थे। लेकिन आज के डेट में भले ही वो हमारे पास बॉडी पार्ट्स है या फिर नहीं है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते या फिर करते हैं। जैसे एक एग्जांपल में देना चाहूंगा, बंदर जब हुआ करते थे हम लोग, लेम्यूर्स जब हुआ करते थे, तो हमारे पास पूंछ हुआ करती थी। जब धीरे धीरे स्टोनेज मैन भी बने, तो धीरे धीरे जो पूंछ थी वो गायब होती गई, धीरे धीरे जो पूंछ थी वो गायब होती गई। लेकिन आज भी ह्यूमन बीइंग बनने के बाद भी, हम लोग होमो सेपियन सेपियन बनने के बाद भी, हमारे पास एक वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं टेलबोन। आज भी आप थोड़ा सा बैक, यानी कि आपका जो पीठ है ना, बैक बोलते हैं जिसको, बैक, तो पीठ का जो बैकबोन होता है उसके एकदम नीचे हाथ लगाओगे आप, जस्ट, ठीक है ना, जस्ट एनस के थोड़ा सा और ऊपर आप थोड़ा सा हाथ लगाओगे तो आपको एक छोटा सा हड्डी दिखेगा, और वही हड्डी से जो है दोस्तों पूंछ निकला होगा। जैसे जानवर का आप आज पूंछ देखते हो तो वो पूंछ कैसे निकल के आता है, उसी प्रकार वही हड्डी से पूंछ निकल के आया होगा। लेकिन वो पूंछ हमारा क्या होगा, धीरे धीरे गायब हो गया बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन। हम लोग इवॉल्व होते गए, स्ट्रेट होते गए, कुछ काम नहीं था पूंछ का, तो धीरे धीरे वो गायब होते गया। इवोल्यूशन की वजह से पूंछ गायब हो गया, लेकिन पूंछ के बदले वो जो हड्डी, जो हमारी स्ट्रक्चर थी, जो बनावट थी, जो बोन्स की बनावट थी, वो तो वैसी की वैसी रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी ना। हमारे थोड़े ना सींग थे वो, पहले से हम ऐसे ही थे, ठीक है ना, बस हमारी थोड़ी सी बॉडी का अपीयरेंस थोड़ा सा अलग हो गया है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा ही अलग हो गया है बंदर के कंपैरिजन में। लेकिन वो जो हड्डी है, टेल बोन, वो आज भी प्रेजेंट है। तो इससे ये पता चलता है, ये एक सबूत है, इससे ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, लेम्यूर थे, बंदर थे। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा भी क्या हुआ है दोस्तों, इवोल्यूशन हुआ है। और बताता हूं एग्जाम्पल, ये तो टेलबोन की बात हो गई। इसके अलावा और सुनो, जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो दांत होता है वो 32 टीथ होते हैं, लेकिन एकदम लास्ट में आप देखोगे नीचे की तरफ 2 दांत और ऊपर की तरफ 2 दांत, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्डम टीथ। क्या बोलते हैं दोस्तों, विस्डम टीथ। विस्डम टीथ को एक बहुत हिंदी में एक बहुत फेमस नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत। हम लोग बोलते हैं ना, जब एक लगभग 15 से 20 साल का एज जब क्रॉस हो जाता है, 20 साल का एज आपका जब क्रॉस हो जाएगा, तो आपके जो दांत होंगे, 32 दांत जो होंगे ना, वो आने शुरू हो जाएंगे। नॉर्मल तौर पर 28 ही होते हैं हर एक के, लेकिन 32 दांत एक्चुअल में होते। तो 32 दांत क्यों होते? क्योंकि लास्ट में ऊपर में 2 और नीचे 2, तो वो जो मसल होता है पीछे, उसको फाड़ के बाहर निकलता है। वो दांत जो होता है वो फाड़ के बाहर निकलता है, लेकिन वो दांत जो होता है वो विजडम टीथ कहलाता है। लेकिन वो दांत का ना यूज हम नहीं कर पाते, क्योंकि उस कोने तक, उतने कोने तक हम जो खाना खाते हैं वो चबा नहीं पाते। क्योंकि आप जानते हो एक चीज की, दांत किस लिए है हमारे पास, चबाने के लिए। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो आगे के ही कुछ दांत से चबाते हैं, पीछे का जो दांत लास्ट वाला जो विजडम टीथ होता है वहां तक वो खाना पहुंचता ही नहीं है चबाने के लिए। तो इट इज नन ऑफ यूज, वो यूज है ही नहीं। तो पहले के जमाने के लोग के पास भी था, जो जानवर थे, एनिमल्स थे,
क्रोमैग्नोन मैन जो होमोसेपियन आए उनके पास भी था, और होमोसेपियन सेपियन ह्यूमन बींग्स के पास भी है, लेकिन फिर भी हम यूज़ नहीं करते। इसका मतलब क्या है? वो सबूत है, वो आज भी है हमारे पास, लेकिन यूज़ नहीं होता है। एक और बहुत ही अच्छा चीज़ है जो आप जानते होंगे, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या होता है अपेंडिक्स? एक छोटा सा ऑर्गन होता है, इतना छोटा सा ऑर्गन होता होगा, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आपका जो लगभग जो कमर का हिस्सा होता है, इंटेस्टाइन के थोड़ा सा और ऊपर की पार्ट जहाँ पे इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, वहाँ के जस्ट बाजू में सिचुएटेड होता है अपेंडिक्स। क्या होता है ये? अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स एक ऑर्गन होता है। पहले के जो एनिमल्स होते थे, मतलब हम लोग या फिर नॉर्मली कोई भी एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स के पास जो अपेंडिक्स होता है उसका वो इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल्स हो गए या फिर पुराने जमाने के जो आदमी लोग थे, जो इंसान थे, स्टोन एज मैन वाले, वो बहुत सारी चीज़ें कच्चा खाते थे। कच्चा मतलब कोई भी शिकार करके लाए, जानवर को कच्चा खा लिया, क्योंकि आग इन्वेंट नहीं हुआ था तब तक, समझ लो आग जलाना उन्होंने सीखा नहीं था तब तक। तो उसके पहले वो लोग कच्चा खाते होंगे। पेड़ पौधे से कुछ भी चीज़ ला रहे हैं वो कच्चा खाते होंगे। मांस यानी कि जो मीट खा रहे हैं वो लोग, दूसरे जानवर को मार के खा रहे हैं, वो भी कच्चा ही खा रहे हैं। तो वो कच्चा जो खा रहे हैं उसको पचने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए। तो जो ज़्यादातर जो प्लांट्स वगैरह खा रहे थे, मैं जानवर की मीट की बात नहीं करूँगा, मैं ज़्यादातर प्लांट्स की बात करूँगा। तो प्लांट्स में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। जो लोग पत्तियां खा रहे हैं या फिर कुछ भी खा रहे हैं तो वो सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को पचाने के लिए ये जो अपेंडिक्स नाम का जो ऑर्गन है वो काम आता है। अपेंडिक्स ऑर्गन सेल्यूलोज को पचाने में काम आता है, ठीक है। जो ज़्यादातर हर्बीवरस एनिमल्स के पास होता है, जो घास भूस खाते हैं ना, उनके पास अपेंडिक्स होता है, तो वो सेल्यूलोज को पचा लेते हैं इजीली। तो उस टाइम पे हमारे पास था। लेकिन आज के डेट में कौन सा ऐसा इंसान होगा जो चीज़ें कच्चा खाता हो? फ्रूट्स को छोड़ के हम कोई भी चीज़ कच्चा नहीं खाते। सब्जी भी पका के खाते हैं, दाल भी पका के खाते हैं, चिकन मीट जो भी चीज़ है वो पका के खाते हैं। तो हमारे पेट के अंदर जो भी HCl प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो काफ़ी है उस चीज़ को पचाने के लिए। तो अपेंडिक्स का कोई इस्तेमाल ही नहीं है यहाँ पे, और इसीलिए अपेंडिक्स हमारे लिए एक वेस्ट ऑर्गन है। क्या है? एक बिना काम का ऑर्गन है। तो कभी कभी ऐसा होता है ड्यू टू सम इनएक्टिवनेस की वजह से या फिर कुछ परेशानी आने की वजह से जो अपेंडिक्स है वो दर्द देने लगता है। कभी कुछ परेशानी हो गया तो उसका साइज भी बढ़ने लगता है, तो कभी कभी ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को कट करके निकाला जाता है। लेकिन वो अपेंडिक्स को कट करके अगर निकाल भी दिया जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई भी तकलीफ नहीं होती है। इसका मतलब हमारे लिए वो क्या है? एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। ये कान का, ये जो बाहर का, ये भी एक हमारा, जिसको हम लोग ईयर बोन बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो ईयर बोन है ये भी हमारे लिए काम कर रही है। तो ये सब हमारा सबूत है, ये हमें बताता है कि यस हमारा इवोल्यूशन हुआ है, और ये उसके एविडेंसेस हैं। समझ में आ गया? चौथा, एक और बहुत ही प्यारा एविडेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजिकल, ठीक है, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, इसको समझने की कोशिश करो। ये भी बहुत ही बढ़िया एविडेंस है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक सवाल पूछा था दोस्तों, क्या पूछा था कि एक बच्चा मेरे पास आया, स्टूडेंट मेरे को बोला कि सर डायनासोर के बारे में, मैंने बताया ना आपको कि सर डायनासोर को किसी ने देखा नहीं था, ना फोटो था, कैमरा था उस टाइम पे, तो कैसे पता चला कि भाई डायनासोर थे और वो ऐसे दिखते थे? तो इसका जवाब यहाँ पे मिलेगा। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या होता है कि आप जानते हो कि हमारे हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट जो है, या फिर हिस्टोरियंस है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, ये कहीं ना कहीं खुदाई वगैरह करते हैं, कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। इनको काम है, खोजने में मजा आता है, उसी का पैसा गवर्नमेंट देती है भाई उनको, ठीक है। तो जब वो खोदते हैं तो उनको बहुत सारे क्या मिले? उनको कंकाल मिले, ठीक है, बोन्स मिले, या फिर आप बोल सकते हो स्केलेटन मिले, टुकड़े मिले। तो वो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग उस चीज को तोड़ तोड़ के और अरेंज करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। और जब वो लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हाँ ये वाला पार्ट जो है, ये वाला बोन जो है इसके साथ मैच हो रहा है, ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है, एंड जब वो मैच कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, तो एक ढांचा तैयार हो जाता है, एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, और वही स्ट्रक्चर से आइडेंटिफिकेशन होता है कि हाँ ये तो बहुत ही अलग टाइप का एक जानवर था। पहली बार जब डायनासोर्स का जब कंकाल मिला होगा, क्योंकि स्टोरी तो आप जानते ही हो क्या हुआ था। जब डायनासोर्स वगैरह हुआ करते थे तो हमारे पृथ्वी के ऊपर एक प्रलय आ गया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जितने भी जानवर प्लांट्स थे सब जमीन के अंदर क्या हो गए थे? दफन हो गए थे। एंड वो दफन होने के बाद उनकी जो बॉडी होगी वो तो मेल्ट हो गई होगी, जितना बॉडी में फैट था वो मेल्ट हो गया होगा, जिसकी वजह से आज के डेट में फॉसिल फ्यूल बना है, क्रूड ऑयल बना है, आप जानते हो ना, उसी से तो बना है। और जितना कंकाल होगा, जो हड्डी वगैरह होगी, वो कहीं ना कहीं टूट के बिखर के इधर उधर जमीन में हो गई होगी। हमारे अर्थ का भी मूवमेंट हुआ रहेगा, तो कहीं ना कहीं जब चीज़ कुछ हड्डियाँ कंकाल वगैरह मिलते थे उसको जोड़ के कुछ चीज़ें बनाई जाती थी, और वही सबूत था, बताता था हमें पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। और एक और टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग टेक्निक, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? कार्बन डेटिंग टेक्निक बोलते हैं, जिसमें C14 कार्बन का इस्तेमाल करके वो लोग पता लगा लेते हैं कि ये जो कंकाल मिला है वो कितना साल पुराना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये वाला टाइप का डायनासोर्स 100 करोड़ साल पहले रहते थे, ये वाला टाइप के डायनासोर्स 50 करोड़ साल पहले रहते थे। तो ये कैसे पता चला? तुम कैसे बोल सकते हो कि 100 करोड़ साल जीते थे? क्योंकि एक टेक्निक है जिसको C14 कार्बन डेटिंग टेक्निक बोलते हैं, और ये जो कार्बन डेटिंग
टेक्निक है जिसमें कुछ रेडिएशंस के थ्रू पता लगाया जा सकता है कि वो जो ऑब्जेक्ट मिला है या फिर जो भी चीज़ मिला है वो कितना साल पुराना है। एक अप्रॉक्सीमेटली, नॉट 100% एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं बताता है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट फिगर बता देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सब चीज़ क्या है कार्बन डेटिंग मेथड से। ठीक है, कार्बन डेटिंग मेथड से ये पता चलता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, और इससे ये भी पता चल गया कि हाँ, एक जमाना था कि उसमें डायनासोर या फिर जो पुराने टाइप के एनिमल थे वो हुआ करते थे। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये भी चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, यानी कि 4 एविडेंस पढ़ लिए। देखो अभी तक यही पढ़ रहे हैं हम लोग, एविडेंस ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हमने मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस पढ़ा, एनाटॉमिकल एविडेंस पढ़ा, वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ा, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस पढ़ा। अब एक बहुत ही प्यारा एविडेंस है जिसका नाम है दोस्तों कनेक्टिंग लिंक। अब ये कनेक्टिंग लिंक क्या है बच्चा, ये हम लोग स्टडी करेंगे। ध्यान से देख लेना, बहुत ही मजेदार चीज है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ठीक है, समझ लो। हेडिंग डाल देते हैं 5वां, कनेक्टिंग लिंक्स। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। कनेक्टिंग लिंक्स मतलब क्या होता है? देखो कुछ ऐसे जानवर हैं जब आप उसको ध्यान से देखोगे, जब उनको आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस जानवर के अंदर ना 2 जानवर की खूबी है। क्या बोल रहे हो सर, एक जानवर के अंदर 2 जानवर की खूबी? यस, बिल्कुल सही है। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा यहां पे, आपको पता चलेगा। जैसे कि आप जानते हो कि कुछ ऐसे एनिमल्स को अगर आप कंसीडर करोगे, ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स को जब आप कंसीडर करोगे तो आप एक चीज देखोगे कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है उनके अंदर। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ज्यादा बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब बाहर से देखने में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। एक जानवर है पेरिपेटस करके, ठीक है। अब ये होता क्या है, इस प्रकार का होता है लगभग। आपने वो कनखजूरा देखा है क्या? उस प्रकार का टाइप का होता है, ठीक है, समझ लो ऐसा। उसके बहुत सारे ऐसा पैर होते हैं, बहुत सारे पैर होते हैं, बहुत सारे, और उनकी बॉडी जो होती है पूरी सेगमेंट होती है। मैं अच्छे से नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरी डायग्राम बहुत खराब है दोस्तों, आप जानते हो, मैंने बहुत बार बोला है। ठीक है, ये उसका आंख नाक मुंह समझ लो, ऐसा कुछ जानवर है। ठीक है, पतला सा कनखजूरा पता है ना, उसमें बहुत सारे पैर होते हैं, बहुत सारे पैर होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं। ठीक है, और उसकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। तो यहां पे समझ लो ये पेरिपेटस है। ये क्या है? पेरिपेटस है। अब पेरिपेटस में जब आपने नोटिस किया पेरिपेटस में, तो आपको एक चीज पता चला कि इनके बॉडी के अंदर सेगमेंट्स हैं, और जब सेगमेंट्स होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये किसके कैरेक्टर हैं? आपको पता होगा कि एक चैप्टर आपने 9th में भी पढ़ा है या फिर 10th में पढ़ा है, ठीक है ना, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो किंगडम एनिमलिया करके एक चैप्टर था, एनिमल किंगडम करके। उसमें हमने जो फाइलम्स पढ़े थे बहुत सारे। तो फाइलम्स की अगर मैं बात करूं, एक एनालिडा करके फाइलम होता है, एनालिडा करके फाइलम होता है, जिसका एग्जांपल अर्थवर्म होता है। तो अर्थवर्म में भी बहुत सारे सेगमेंट्स है, यानी कि ये जो एनिमल होता है, ये जो कैटेगरी है एनिमल का एनालिडा, उसके अंदर क्या होता है, हर एक जानवर की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। तो यानी कि इस जानवर की भी क्या है, इस ऑर्गेनिज्म की भी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है, लाइन 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 सेगमेंट्स है बहुत सारे। लेकिन इसके पास एक और कैटेगरी ऑफ जानवर की विशेषताएं हैं, कैरेक्टर्स है, जो कि है इसके पैर। इसके बहुत सारे पैर है, जॉइंट अपेंडेजेस बोलते हैं इसको। जॉइंट अपेंडेजेस मतलब जितने भी इंसेक्ट वाले जो जानवर होते हैं, जिसको हम लोग कैटेगरी के हिसाब से बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर दुनिया के सब इंसेक्ट आ जाते हैं। तो हर इंसेक्ट के पास ज्यादा पैर होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, यानी बहुत सारे पैर होते हैं। तो इसके पास बहुत सारे पैर भी है और इसकी बॉडी भी सेगमेंटेड है, यानी कि एक ही एनिमल के अंदर 2-2 कैरेक्टर है, 2 अलग अलग कैटेगरी के एनिमल के कैरेक्टर्स है। एक एनालिडा वाले कैरेक्टर्स भी है, सेगमेंटेड बॉडी, और एक आर्थ्रोपोडा वाले कैरेक्टर्स भी है, जॉइंट अपेंडेजेस। इसका मतलब क्या है, एक ही एनिमल के अंदर 2 क्या आ रहे हैं, 2 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो पेरिपेटस है वो क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच में, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो एनालिडा टाइप के एनिमल्स होते हैं और ये जो आर्थ्रोपोडा टाइप के एनिमल्स होते हैं, ये दोनों में कहीं ना कहीं कुछ जुड़ा हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं ये आपस में कुछ तो पूर्वज वाला खेल है, एंसेस्टर वाला खेल है, यानी कि कहीं ना कहीं आपस में ये लोग लिंक करते हैं। तो इट इज द कनेक्टिंग लिंक। और भी जानवर के बारे में बताता हूं, जैसे लंग फिश होती है, आप जानते होंगे लंग फिश, आज सर्च कर लेना जाके ये सब चीज। लंग फिश क्या होता है, नाम में देखोगे है तो फिश मतलब पानी में रहती है, लेकिन इसके पास लंग है। ठीक है, तो उसका जो फंक्शन होता है लंग का, दैट इज इट कैन टेक ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ लंग। ठीक है, लेकिन है मछली, पानी में रहती है। तो इसका मतलब ये एक कैटेगरी है फिश वाली, यानी रेप्टाइल्स वाली भी कैटेगरी है इसके अंदर। और लंग्स किसके पास होते हैं, मैमल्स के पास भी होते हैं। यानी कि मैमल्स जो होते हैं, स्तनधारी जीव, मैमल जिसको बोलते हैं हम लोग, तो मैमल्स की भी प्रॉपर्टी है इसके अंदर, कैरेक्टर्स भी है, और रेप्टाइल्स की भी है। 2 अलग अलग प्रकार के जानवर की इनके अंदर कैटेगरी है। तो यानी कि मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर आल्सो वी कैन से द कनेक्टिंग लिंक, दोनों के बीच में भी कुछ कनेक्शन है। और इससे एक चीज पता भी चलता है कि जो मैमल्स होंगे वो कहीं ना कहीं रेप्टाइल से आए होंगे। जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, रेंगने वाले जीव, मैमल्स जो आए होंगे वो रेप्टाइल से आए होंगे, रेप्टाइल से बन के आए होंगे। और ये जो रेप्टाइल्स होंगे, ठीक है,
और रेप्टाइल्स होंगे वो किसी और से आए होंगे। उसी प्रकार जो फिश होंगे यहाँ पे, फिश के थ्रू कौन आया होगा, एम्फीबियंस आए होंगे। तो इस प्रकार से कई सारे रिलेशन के थ्रू हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत सारे टाइप के एनिमल्स के अंदर एक कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्शन पता चलता है। जैसे हमारा बंदर के साथ कनेक्शन पता चलता है, उसी प्रकार से। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलते हैं सिक्स्थ टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा एविडेंस की छठा बात कर रहा हूं। सिक्स्थ किसका टॉपिक है? एविडेंस का। ठीक है, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हमारा जो भी मेथड है पढ़ाने का, आपने तो देखा ही है दोस्तों। हमने पूरा लेक्चर्स भी कंप्लीट किए हुए हैं, हमारे पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन आज हम लोग पूरा रिवीजन दे रहे हैं और बहुत ही सीरियस है। कोई मैं अलग से कुछ जोक नहीं क्रैक कर रहा हूँ, पास नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे मैं टाइम की वैल्यू और उसकी कदर करता हूँ। ये आप जानते हो कि देयर आर सो मेनी, मैं बात नहीं करूंगा किसी के, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे प्रकार के लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करवाते हैं। मैं उसमें से नहीं हूँ। आप जानते हो मेरे लेक्चर्स भी छोटे होते हैं, कम समय में ज़्यादा नॉलेज देना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए आए हैं और पढ़ा के यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस बने रहना है। और जो हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस थे, अगर आप वो देख लोगे और उसके बाद ये रिवीजन लेक्चर्स देख लोगे, ट्रस्ट में दोस्तों आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना देख लिया, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, डाइजेस्ट निकाल के और क्वेश्चन आंसर्स को भी लर्न किया, और एग्जाम में जाओ, देखो यार इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। ट्रस्ट में कोशिश करके देखना, क्योंकि मैंने पूछा है, अपने स्टूडेंट से पूछा है, बहुत सारे लोग मुझे अपना फीडबैक देते हैं कि सर डेफिनेटली वर्क किया है 90%। जो पहले हमारे 60% 50% आते थे, आज मुझे 90% 95% आ रहे। क्यों आ रहे? क्योंकि उन्होंने मेहनत किया, हमारे वीडियोस देखे, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर किया और अपना भी मेहनत किया। तो वो अगर आप कर लेते हो, ट्रस्ट में दोस्तों, आपका 10th है और 10th इज द करियर डिसाइडिंग फेज। जितना अच्छे मार्क्स आएंगे उतना आपका अच्छा करियर बनेगा, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ जो कि आखिरी है इस एविडेंस का, आखिरी वाला टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप जानते हो। एम्ब्रियोलॉजिकल पहले मैं लिख दूं फिर बताता हूं। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में ये जो वर्ड है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब आपको जानते हैं कि जैसा कि आपको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो मेल का जो होता है स्पर्म होता है और फीमेल का जो एग होता है, ये जब आपस में मिलता है, ठीक है ना, स्पर्म एंड एग आपस में मिलता है, तो सबसे पहले इनके बीच में एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा है अगर तो हमारे चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 जाके देख लो ना, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। खासकर चैप्टर नंबर 3 देखोगे तो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। रेगुलर लेक्चर वीडियो जाके चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 इसी साइंस 2 सब्जेक्ट का जाके देख लेना। ठीक है, तो स्पर्म और एग जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सबसे पहले चीज बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बनते हैं, और जाइगोट का थोड़ा सा डेवलपमेंट होने के बाद वो क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। तो एम्ब्रियो जब बनता है, कोई भी जानवर का ले लो या फिर ह्यूमन बींग्स का बात कर लो या फिर फिश की बात कर लो, तो जब ये एम्ब्रियो बनता है दोस्तों, तो ये दिखने में ना ऑलमोस्ट सेम होता है, दिखने में ऑलमोस्ट सेम होता है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं दोस्तों, अगर थोड़ा सा आप इमेजिन करोगे, थोड़ा सा इमेजिन करो, इंटरनेट पे फोटोग्राफ्स देखो, अपने बुक में भी आप फोटोग्राफ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो फोटोग्राफ को यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली आप फोटोग्राफ्स अगर देखोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा जो स्टेजेस हैं वहाँ पे, जो स्टेजेस है, तो फर्स्ट स्टेजेस में आप देखोगे तो आप सब जानवर देख लो, चाहे फिश देख लो, चाहे टर्टल देख लो, चाहे ह्यूमन बींग देख लो, सैलामेंडर देख लो, पिग देख लो, काऊ देख लो, ठीक है ना, मैन का देख लो, ह्यूमन बींग का देख लो, खरगोश का, रैबिट का, किसी का भी देख लोगे, तो आप जो एम्ब्रियो देखोगे इनिशियल स्टेज में किसी भी जानवर का एम्ब्रियो देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली कौन सा जानवर है, जब तक कि वो और ज्यादा डेवलप ना हो जाए, 3 मंथ हो जाए, 6 मंथ हो जाए और फाइनली 8 to 9 मंथ हो जाए, तब तक आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि ये इंसान का बच्चा होने वाला है, ये लिजार्ड का बच्चा होने वाला है, ये फिश का बच्चा होने वाला है। आप नहीं डिफरेंशिएट कर पाओगे, एंड में कर पाओगे लेकिन स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे। और यही आपका क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस बताता है, यानी इनिशियली बिल्कुल पता नहीं चलता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आखिरी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं। ये आपको अगर यूज होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे सब चीज़ मैंने रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, लिखाया हुआ है, तो आप जाके वो देख लेना। ठीक है, तो इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ क्योंकि अब हम जाएंगे हमारे टॉपिक नंबर 4 पे। थर्ड टॉपिक था हमारा, अब टॉपिक नंबर 4 पे जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये है क्या, ये इसके पीछे तो पूरा स्टोरी है, एनिमेशन के साथ मैंने पढ़ाया था। एक वीडियो होगा एनिमेशन वाला, एक कहानी सुनाई थी मैंने, वो कहानी आज भी सुनाऊंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन एनिमेशन आज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आज सिंपल बोर्ड के ऊपर लेक्चर बना रहा हूं। लेकिन एक एनिमेशन का वीडियो ऑलरेडी होगा हमारे चैनल के ऊपर, जाके देख लेना। डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर हमने बनाया हुआ है, बहुत ही मजेदार लेक्चर है, वो जाके देख लेना। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो। ठीक है, हमारे वीडियोस को, पुराने वीडियोस जो हमने रेगुलर वीडियो बनाए हुए हैं उसको प्यार देते रहना दोस्तों। ठीक है, अभी आगे हम लोग टॉपिक नंबर 4 पे, जिसका नाम है डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो यहाँ पे, डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल
सिलेक्शन। थोड़ा सा देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो डार्विन वॉज द साइंटिस्ट। डार्विन क्या है, हमारे बहुत ही फेमस चार्ल्स डार्विन करके बायोलॉजिस्ट है, आप साइंटिस्ट बोल लो, बहुत ही फेमस है। तो उनका एक बहुत ही बोलते हैं ना, एक जाना माना डायलॉग है, वो डायलॉग डायरेक्टली यहाँ पे बताऊंगा आपको, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। उनका एक डायलॉग बहुत पुराना है, ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव। ये डायलॉग उनके अपने बुक में, एक बुक लिखा था उन्होंने, एक बुक है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज करके एक बुक था, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया। और हर जगह जाते हैं तो यही बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव। बहुत ही सिंपल सा मतलब है इसका, कि जो सबसे ज़्यादा फिट रहेगा वही ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहेगा। जैसे हम जानते हैं ना, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम लोग ज़्यादा साल जिएंगे, अगर हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी आ गई तो हम लोग 40-50 साल के एज में ही टपक जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ ना हो इसलिए हमें अपने को फिट रखना है। लेकिन ये फिटनेस हमारे बॉडी के हिसाब से नहीं बात हो रही है, यहाँ पे जो फिटनेस की बात हो रही है वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के हिसाब से बात कर रही है। जो कैरेक्टर्स, जो चीज़ हम लोग अडाप्ट कर लेते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो दूसरे जानवर हो, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे स्टोरी, जो वहाँ पे भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में, जो हमने रेगुलर लेक्चर्स वीडियो इस चैप्टर का अपलोड किया हुआ है, उसमें भी एक कहानी सुनाई थी इसके ऊपर, और आज भी एक कहानी सुनाऊंगा। लेकिन एनिमेशन करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है अभी, तो एनिमेशन वाले वीडियो ऑलरेडी है हमारे, जो हमने बनाए हुए हैं इस चैप्टर के, तो जाके देख लेना, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहानी सुन लो सबसे पहले। तो क्या होता है, एक जमाना था पुराना वाला, ठीक है, लगभग आज से समझ लो 500 साल पहले, ठीक है ना, आज से 500 साल पहले एक जमाना था जिसमें 2 पेड़ हुआ करते थे। अब वो 2 पेड़ के ऊपर जो उनके जो स्टेम होते हैं ना, ये जो स्टेम है दिख रहा है आपको, ये स्टेम बोलते हैं ना इसको, तना। ठीक है, अब ये तने के ऊपर ना 2 मॉथ आके बैठते थे। मॉथ मतलब क्या होता है, जो बटरफ्लाई होता है ना, तो एकदम तितली बनने के पहले जो एक जो पीरियड होता है जिसको हम लोग मॉथ बोलते हैं। ठीक है ना, बटरफ्लाई जैसे ही दिखते हैं थोड़े बहुत, लेकिन अभी पूरे डेवलप नहीं हुए हैं, वो पूरे बटरफ्लाई नहीं बन पाया अभी तक। ठीक है, बटरफ्लाई में तो बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं, लेकिन मॉथ जो होता है, मॉथ वो बटरफ्लाई के पहले का स्टेज होता है जिसमें कोई कलर कुछ खास पता नहीं चलता है, मतलब एक सिंपल सा कलर रहेगा। तो एक जमाना था, ठीक है, एक जमाना था, तो वहां पे ना दो ब्राउन नहीं बोलूंगा, चलो एक ब्राउन और एक ब्लैक, ठीक है, एक ब्राउन और एक ब्लैक मॉथ होते थे। कौन से मॉथ थे, एक काला कलर का मॉथ था, मतलब तितली समझ लो, बटरफ्लाई समझ लो, मॉथ बोलने में तकलीफ हो रही है तो, ठीक है ना, मॉथ कुछ और सुनाई दे रहा है ना। ठीक है, तो मॉथ मतलब याद रखना बटरफ्लाई जैसा ही हो। ठीक है, तो एक ब्राउन कलर का था, एक ब्लैक कलर का था। और एक टाइम की, मैं कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ, लगभग आज से 500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो 500 साल पहले हमारा जो ये पेड़ हुआ करता था बहुत ही शानदार कलर का हुआ करता था। उनके जो स्टेम होते थे वो भी एकदम ब्राउन कलर के। आपको पता है ना, ज़्यादातर हम लोग पेंटिंग में बनाते थे, बचपन में सीनरी बनाते थे, तो हम लोग इसके अंदर ब्राउन कलर मारते थे और इसके अंदर ग्रीन कलर मारते थे। ये तो आपको पता होगा, तो समझ लो ये ब्राउन कलर के। अब क्या हो गया कि ये मॉथ उड़ के आके ना यहाँ पे बैठ गए, एक मॉथ इसके ऊपर बैठ गया, एक मॉथ इसके ऊपर बैठ गया। ठीक है, अब मॉथ इसके ऊपर आके बैठ गया, तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो स्टेम था उसका कलर भी ब्राउन था। अब वो ब्राउन कलर के स्टेम के ऊपर एक ब्राउन कलर का मॉथ आके बैठ गया। अब दूसरा भी जो पेड़ था, जो स्टेम था, वो भी ब्राउन कलर का था, लेकिन उसके ऊपर एक ब्लैक वाला मॉथ आके बैठ गया। तो मुझे एक बात बताओ कि दोनों में से कौन सा दिखेगा। जब ब्राउन के ऊपर ब्राउन बैठा हुआ है तो ब्राउन वाला तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसमें क्या हो गया, कैमोफ्लाज हो गया। कैमोफ्लाज का मतलब उसी में छिप गया, वो पता ही नहीं चला। जैसे कोई ग्रीन के ऊपर कोई ग्रीन कलर का टिड्डा, ग्रास होपर बैठ जाता है, घास के ऊपर ग्रास होपर बैठ गया तो पता ही नहीं चलता कि ग्रास होपर बैठा हुआ है। उसी प्रकार ये जो ब्राउन कलर का जो स्टेम है उसके ऊपर जो ब्राउन कलर का मॉथ बैठा हुआ है वो पता ही नहीं चला, और ये ब्राउन कलर के स्टेम के ऊपर जो ब्लैक वाला बैठा हुआ है उसका पता चला। तो एक शिकारी चिड़िया हुआ करती थी, ईगल समझ लो। ईगल मतलब एक शिकारी चिड़िया हुआ करती थी, उड़ के आती थी। अब वो उड़ के आती थी तो उसने देखा, उसको भूख लग रहा था, उसने देखा कि यार ये पेड़ के ऊपर ना बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे एक बात आप लोग से जाननी है, और ये मैं बहुत बार मेरे रेगुलर लेक्चर्स में मैंने पूछा है। तो शिकारी चिड़िया जब उड़ के आ रही है और वो पेड़ के ऊपर नजर डाल रही है, तो मुझे बताओ कि कौन सा मॉथ उसको दिखाई देगा, कौन सा मॉथ उसको दिखाई देगा। ऑब्वियसली ब्लैक वाला दिखाई देगा। क्यों ब्लैक वाला दिखाई देगा, क्योंकि ब्लैक वाला जो है वो ब्राउन कलर के ऊपर बैठा हुआ है। तो ब्राउन कलर के ऊपर ब्लैक जो है वो इजीली दिख जाएगा, स्पॉट हो जाएगा। और ये ब्राउन के ऊपर जो ब्राउन बैठा हुआ था वो दिखाई नहीं देगा, वो छुप के रह जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। ब्राउन के ऊपर ब्राउन मतलब उसी में वो कामोफ्लाज हो गया। यानी कि ये जो ब्लैक वाला जो था वो उस टाइम पे फिट नहीं था, उस टाइम पे वो सिचुएशन के हिसाब से फिट नहीं था। इसका मतलब क्या है, शिकारी चिड़िया उड़ के आई, ईगल आई, इसको खाई और चली गई, क्योंकि ये नजर में आ गया उसके, तो उसको खाई, वो चली गई। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा रीजन, कि हमारा डार्विन ने क्या बोला था, ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव। तो उस माहौल के हिसाब से सबसे फिट कौन था, ये वाला भाई जो ब्राउन के ऊपर ब्राउन बैठ गया। भाई मैं तो ब्राउन वाला हूं, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, हम तो भाई सेफ है। तो वो फिट था, इसके लिए वो बच गया, उसकी लाइफ बच गई और वो जिंदा रहेगा ज्यादा समय तक। अब यही कहानी को वापस से चेंज करते हैं। ये एक समझ में आ गया, एक छोटा सा कहानी समझ में आ गया। अब सेम यही कहानी है, इसमें भी सेम एक ब्राउन है एक ब्लैक है, ठीक है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं आज के जमाने की बात। आज के जमाने मतलब टुडे का टाइम,
और आज के जमाने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे कुछ चेंजेस हुआ है। क्या चेंजेस हुआ है, अगर मैं आज की बात करूंगा तो आज आप देखोगे हमारे देश में या फिर हमारे देश के पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना आ गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ, हर जगह स्मोक, धुआं, पॉल्यूशन, कार्बन का जमना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कार्बन डिपोजिशन होना शुरू हुआ। कार्बन का कलर होता है ब्लैक। तो जब कार्बन का डिपोजिशन होना शुरू हुआ, और आपने भी एक चीज नोटिस किया होगा, जो पेड़ का जो स्टेम था एक जमाने पहले 500,000 साल पहले जो एकदम ब्राउन कलर के जो दिखते थे, एकदम चॉकलेटी कलर के दिखते थे, एकदम क्लीन दिखाई देते थे, आज के डेट में वही स्टेम जाके अपने आसपास के पेड़ पे देख लेना, आपको वो स्टेम काले कलर के नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा पॉल्यूशन की वजह से, कार्बन डिपोजिशन होने की वजह से वो काले पड़ गए हैं। अब फिर से सेम, एक ब्राउन वाला है, एक ब्लैक वाला है। अब फिर से एक ब्राउन वाला यहां पे आके बैठ गया, किसके ऊपर बैठा? ब्लैक स्टेम के ऊपर, क्योंकि अब स्टेम जो है वो ब्लैक है, अब ब्राउन नहीं रहा, वो अब ब्लैक स्टेम हो गया है। तो अब ब्लैक के ऊपर क्या बैठा है? ब्राउन बैठा है, और यहां पे ब्लैक के ऊपर ब्लैक बैठा है। तो अब वापस से वही शिकारी चिड़िया है। अब शिकारी चिड़िया किसको पकड़ेगी? कौन सा उसको दिखेगा? अब उसको दिखेगा ब्राउन वाला। जो 500 साल पहले ब्राउन वाला बच गया था, क्योंकि ब्राउन के ऊपर ब्राउन पता नहीं चला था, अब यहां पे ब्लैक वाला बच गया, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक पता नहीं चल रहा है। ये वाला जो मौत था बच गया, लेकिन ये वाला अब नहीं बचेगा। तो शिकारी चिड़िया की उस जो ब्राउन वाले जो मौत थी उसके ऊपर नजर जाएगी, उसको पकड़ के खा जाएगी और वो लेके भाग जाएगी उसको। क्यों? क्योंकि अब वो नजर आ गया और ये वाला कैमोफ्लेज हो गया। यानी कि अब इस बार जो ब्राउन वाला मौत था वो फिट था क्या? वो फिट नहीं था, वो फिट नहीं था। इसका मतलब क्या है? वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और यही पूरी कहानी है नेचुरल सिलेक्शन की, डार्विन्स की। और यही चीज हमें बताता है कि जब आप फिट रहोगे, ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव का मतलब ये होता है कि द सिचुएशन के हिसाब से अगर फिट रहोगे, कोई भी एनिमल कोई भी हो तो वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। वैसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स और उसके बारे में डार्विन ने बताया हुआ है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, और स्टोरी भी बेहतरीन लगी होगी आपको। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक नंबर 5, लैमार्किज्म। अब ये लैमार्किज्म क्या है? ठीक है, हाँ, इसका नाम मैं मार्किंग करना भूल गया। 5 स्टार रेटिंग दे रहा हूँ इसको, क्योंकि इसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलें, इसको रफ कर लेते हैं फटाफट से। टॉपिक नंबर 5, चलिए। टॉपिक नंबर 5 का जो नाम है, जैसे मैंने बोला, लैमार्किज्म। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान से देखना। अब लैमार्किज्म का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, वो आपको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो थियरी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। देखो ध्यान से, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इसी को हम लोग लैमार्किज्म बोलते हैं। इसको बहुत शॉर्ट में और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से देखना कि अगर कोई भी जानवर अपने कैरेक्टर्स को कुछ एक्वायर्ड करता है खुद हद तक, जैसे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको तैरना नहीं आता है, जैसे मुझे भी आज तक तैरना नहीं आया ठीक से। मैं स्विमिंग पूल में जाता हूँ, हाँ, थोड़ा बहुत लाइक 5 सेकंड के लिए तैर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं डूबने लगता हूँ। ठीक है, तो मुझे तैरना नहीं आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ह्यूमन बीइंग है जिन्होंने वो कैरेक्टर को, वो जो कैरेक्टर है, स्विमिंग करना एक कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर को एक्वायर्ड कर लिया और वो इतने ब्रिलियंट स्विमर है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ सुना, शायद आपको भी बहुत प्राउड मोमेंट होगा। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, माफ़ी मांगना चाहूँगा उस चीज़ के लिए, मुझे याद नहीं है नाम। लेकिन एक व्यक्ति है, अभी रिसेंट की बात है, जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट 1-2 दिन पहले की बात है। ठीक है, तो हमारे इधर आपको पता है कि अरेबियन सी बहती है, तो वहाँ पे आपको पता है कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से, ठीक है ना, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि चर्चगेट के आसपास आता है मुंबई में, आप जानते हो, वहाँ के समुद्र से, और हमारे इधर एक दहानू करके एक जगह है आगे, ठीक है, आप जानते हो, लोकल का लास्ट स्टॉप है दहानू। वहाँ से वो समुद्र के रास्ते तैर तैर के दहानू तक आया, और उसको ये सब करने में 4 दिन लग गए। 4 दिन तक लगातार वो तैर के आया है, सोचो। तो इसने एक रिकॉर्ड बना दिया, बहुत ही उनकी प्रशंसा हुई, बहुत लोगों ने उनको सराहना दी, बहुत लोगों ने तारीफ की। तो मतलब एक बहुत बड़ी बात है। मतलब सोचो, ऐसे व्यक्ति भी है जो लगातार 4-4 दिन तक तैर के आ सकते हैं। तो वो हमारा कैरेक्टर तो था नहीं, मैंने एग्जांपल उनका इसलिए लिया क्योंकि वो हमारा कैरेक्टर नहीं है, एक इंसान की बस की बात नहीं है, लेकिन उसने सीखा, उसने कैरेक्टर को एक्वायर्ड कर लिया। उसी प्रकार ये जो टॉपिक है लैमार्किज्म, ये हमें ये बताता है कि अगर कोई जानवर या फिर कोई इंसान चाहे, इंसान की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई जानवर चाहे तो अपने अंदर वो कैरेक्टर्स को एक्वायर्ड कर सकता है। तो यहां पे मैं पहला एग्जांपल लूंगा जिराफ का।
तो पहले के जो जिराफ होते थे ना वो काफ़ी लंबे गर्दन नहीं होते थे। आज भी देखोगे उनके जो गर्दन होते काफ़ी लंबे होते हैं। अगर आप देखोगे सबसे लंबी गर्दन वाला प्राणी कौन है? जिराफ है। आप जब जानते हैं क्यों? क्योंकि जिराफ जब थे तो उनको हमेशा पत्ती खानी होती थी, लीव्स खानी होती थी, तो वो अपना मुंडी को उठा के कोशिश करते थे कि वो लीव्स को खाएं। तो ये करते 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 क्या हो गया? इवोल्यूशन होते गया, उनके अंदर चेंजेस आते गया, उन्होंने एक्वायर्ड कर लिया वो कैरेक्टर को धीरे धीरे, और उनकी गर्दन जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन, एक पीढ़ी के बाद 10 पीढ़ी करते 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 लगभग लाखों साल लग गए होंगे, तब जाके उनकी गर्दन आज के डेट में लंबी है। ठीक है, तो ये जिराफ ने ये कैरेक्टर को एक्वायर्ड किया है। ठीक है, ये वाला चीज हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे और भी बहुत सारे एनिमल है। जैसे आप जानते हो ना कि जो लोहार होता है, जिसको ब्लैक स्मिथ बोलते हैं हम लोग, लोहार, तो लोहार बहुत जोर जोर से हथौड़ा घुमाता है, तो उसके जो शोल्डर्स होते हैं काफी मजबूत हो जाते हैं। जैसे हम जिम जाते हैं तो बार बार कैसे डंबल्स उठाते हैं, तो हमारे शोल्डर्स मजबूत हो जाते हैं, उसी प्रकार लोहार के मजबूत हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है अगर एक ही काम को बार बार किया जाए तो वो कैरेक्टर को वो एक्वायर्ड कर लेता है। तो सेम इसी प्रकार ऐसे जो जानवर होते थे पुराने जमाने में, ये धीरे धीरे कैरेक्टर्स को एक्वायर्ड कर लिए। इसके अलावा अगर बात करें कि जो बर्ड्स होते हैं, स्वैन और डक, वो तो है एक तरीके से बर्ड है, लेकिन उनको पानी में रहना पसंद होता है। ठीक है, तो उन्होंने अपने पंख का इस्तेमाल करना कम कर दिया और उनके पैरों का, लेग्स का इस्तेमाल स्विमिंग करने के पर्पज में ज्यादा कर दिया। तो इसके लिए वो लोग पानी में ही रहते हैं और अपने लेग्स से ही वो क्या करते हैं? स्विम कर पाते हैं बहुत इजीली। तो उन्होंने वो स्विमिंग, बर्ड्स, सोचा था बर्ड्स भी कभी तैर सकती है, लेकिन ये स्वैन और डक है तो बर्ड, लेकिन फिर भी इन्होंने कैरेक्टर को एक्वायर कर लिया और स्विमिंग करना सीख लिया। समझ में आ रहा है? सेम उसी प्रकार स्नेक्स जो होते थे, तो स्नेक्स जब जनरेशन बाय जनरेशन उनको खोदने की आदत थी, बरोइंग करने की, बिल बना के रहने की, अंदर घुस घुस के रहने की, जिसकी वजह से उनके लेग्स जो है वो धीरे धीरे मॉडिफाई होकर गायब हो गए। आज के डेट में सांप के पास पैर है क्या? नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे वो गायब हो गए। तो इस प्रकार के जो कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आते रहते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लैमार्किज्म बोलते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये मैं आपको फिर से 5 स्टार का टॉपिक बोलूंगा, क्योंकि इसके भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम्पल के साथ पढ़ लेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के आखिरी टॉपिक, यानी इस लेक्चर के आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन मतलब क्या है? इंसानों का एक इवोल्यूशन हुआ है। बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि लेक्चर्स में ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां पे आप जाके एक बार जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको बोलना चाहूंगा आज के इस रिवीजन लेक्चर्स में आपको ये बताना चाहूंगा, रिवीजन लेक्चर सिर्फ रिवीजन करने के लिए होता है दोस्तों। वन शॉट वीडियो का मतलब क्या है? रिवाइज करवा रहे हैं हम लोग, लेकिन रिवाइज करने के पहले आपको एक्जैक्टली पढ़ना पड़ेगा उस टॉपिक को, जाकर रेगुलर लेक्चर्स जो हमने रेगुलर वाले डाले हैं उसको देखना पड़ेगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से मजे में समझ में आएगा। हार्डली 15 to 20 मिनट्स पर लेक्चर के वीडियोस डाले हैं, 3 से 4 लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद 1 घंटे का ये जो रिवीजन लेक्चर है इसको देख लो, ट्रस्ट मी, उसको पढ़ने की फिर से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, वो करके देखो। ठीक है, तो आ गए हमारे आखिरी टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, 6th टॉपिक, ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, अब ह्यूमन इवोल्यूशन में आपको एक चीज बताऊंगा, जैसे मैंने आप स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो पुराने पूर्वज थे वो लेम्यूर थे, लेम्यूर से हम लोग बने हैं होमो सेपियन, सेपियन इसका मतलब ह्यूमन बींग, इंसान, आज के डेट वाले इंसान। लेकिन इसके पीछे एक जर्नी है, एक इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है। तो पहले जब लेम्यूर थे, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया? धीरे धीरे चेंजेस होने लगे। तो हम लोग जब लेम्यूर थे वो लगभग कितने साल? 7 करोड़, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है ना, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहां पे ध्यान से सुनना, 7 करोड़ ईयर्स पहले थे लंगूर, लंगूर बोल लो, लेम्यूर बोल लो, तो 7 करोड़ साल पहले थे लेम्यूर। उसके बाद अगर मैं बात करूं 7 करोड़ के बाद यहां पे धीरे धीरे वो एक कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया, जिसको इजिप्टोपिथेसस बोलते थे। ठीक है, इजिप्टोपिथेसस। तो इजिप्टोपिथेसस जो थे वो लगभग आज से 4 करोड़ साल पहले थे, आज से 4 करोड़ साल पहले थे। फिर उसके बाद आ गए इजिप्टोपिथेसस के बाद आ गए हैं ड्रायोपिथेसस। ठीक है, ये सब नाम है स्टोन एज मैन वाले, अलग अलग। किसी में फिर कुछ गुण आ गया, किसी के पैर सीधे होने लगे, किसी का पीठ सीधे होने लगा, कोई आग जलाना सीख लिया, इस प्रकार के हैं ये लोग। मैं ज्यादा एक्सप्लेन डिटेल में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे वीडियोस में, रेगुलर लेक्चर वीडियोस में बने हुए हैं, तो वो आप जाके देख सकते हो, ये आपको रिवाइज करवा रहा हूं मैं। तो ड्रायोपिथेसस आ गए। तो ड्रायोपिथेसस कब आ गए दोस्तों? आज से 2.5 करोड़ साल पहले, मतलब 2.5 करोड़ साल पहले आ गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे कैसे चेंज हो रहा है, देखो 7 करोड़ साल पहले लेम्यूर थे, फिर उनके बाद 4 करोड़ साल पहले, यानी कि इसके बीच में कितने का गैप है? 3 करोड़ साल का गैप है। तो मतलब 3 करोड़ साल लग गए, तब जाके लेम्यूर इजिप्टोपिथेसस में इवॉल्व हो पाए। फिर इसके बीच में कितने का गैप है? लगभग 1.5 करोड़ का गैप है, यानी कि और 1.5 करोड़ साल लग गए, तब जाके इजिप्टोपिथेसस ड्रायोपिथेसस में कन्वर्ट हो पाए। अब ड्रायोपिथेसस के बाद आ गए ऑस्ट्रेलोपिथेसस, ध्यान से देखना, सब लिखा रहा हूं यहां पे, ऑस्ट्रेलोपिथेसस। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेसस कब थे? आज से लगभग, ऑस्ट्रेलोपिथेसस थे हमारे लगभग, सॉरी ऑस्ट्रेलोपिथेसस के पहले एक और थे यार, मैंने नाम लिखना भूल गया यहां पे, रामापिथेसस थे। ठीक है, देखो इतने सारे नाम है, रामापिथेसस के बाद आए थे ऑस्ट्रेलोपिथेसस। ठीक है, तो ये लगभग आज से 1 करोड़ साल पहले थे, ये लगभग आज से 40
लाख साल पहले थे। और ऐसे करते 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 फिर आगे स्किल्ड ह्यूमन आ गए। स्किल्ड ह्यूमन कब आए? आज से लगभग 20 लाख साल पहले। इसके बाद आ गए स्किल्ड ह्यूमन, यानी ह्यूमन ने हथियार चलाना सीख लिया और बाकी खेती करना सीख ली, इस प्रकार की चीजें उसके अंदर आ गए। तो स्किल्ड ह्यूमन आ गए आज से लगभग 20 लाख साल पहले। तो 20 लाख साल पहले ह्यूमन बींग आ गए, यानी कि समझ लो स्किल्ड ह्यूमन आने में, मैं ह्यूमन बींग आज वाले ह्यूमन बींग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ह्यूमन बींग मतलब स्टोन एज मैन वाले ह्यूमन बींग। ये सब बंदर थे इसके पहले, ये सब इसके बंदर के प्रकार है अलग अलग, धीरे धीरे पीठ सीधी होते गई। लेकिन एक्चुअल में जब ह्यूमन बने, स्किल्ड ह्यूमन जो हथियार चलाना सीख गए थे, जानवर को मारना सीख गए थे, ये कब बने? आज से 20 लाख साल पहले, यानी कि लगभग 7 करोड़ से 3 करोड़ साल का सफर किया, तब इजिप्टोपिथेसिस बने, फिर ड्रायोपिथेसिस बने, फिर वापस से लगभग 1.5 करोड़ साल का सफर तय किया, फिर रामापिथेसिस, वापस से लगभग 60 लाख साल का सफर तय किया, ऑस्ट्रेलोपिथेसिस बने, फिर वापस से 20 लाख साल के बाद स्किल्ड ह्यूमन बने। और स्किल्ड ह्यूमन बनने के बाद भी वापस से मैन विद द इरेक्ट पोस्चर, यानी कि एकदम सीधे होके जो 2 पैर से चल पाए, वो आज से इरेक्ट पोस्चर वाले लगभग 1.5 लाख ईयर साल पहले बने। उसके बाद धीरे आए, फिर आया निएंडरथल मैन, आप जानते हो आग लगाने वाले जो आग जलाना सीख गए थे, निएंडरथल मैन आ गए, क्रो मैग्नोन मैन आ गए आज से 50,000 साल पहले। एंड एंड में आज के डेट में हमारे पास है जो हम लोग बोलते हैं जिसको होमो सेपियन सेपियन आ गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत लंबा जो सफर है जो तय किया है किसने? ह्यूमन बींग्स ने। कितने सारे इवॉल्यूशन होते 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 आज जाके हम लोग ये होमो सेपियन सेपियन बने और हमारे दिमाग के बदौलत और ज्यादा एडवांस हो चुके हैं आज के डेट में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत रफली लिखा क्योंकि ये सब चीज आपके बुक्स में मिल जाएंगे और हमने पूरे रेगुलर लेक्चर्स में बनाए हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज उस चीज के लिए माफ कर देना। उम्मीद करता हूं कि यार आपको ये सब चीज समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है, वन शॉट रिवीजन वीडियो जो है इस चैप्टर का, ये हो गया टोटली फाइनली 100% कंप्लीट। हर टॉपिक को, ईच एंड एवरी टॉपिक को हमने बारीकी से एक्सप्लेन किया है फिर से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही और भी वन शॉट रिवीजन वीडियोस कंटिन्यूस हम लाते रहेंगे आपके लिए और हर चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे, पूरा सिलेबस वापस से कंप्लीट करा देंगे। लेकिन आप लोग को रेगुलर लेक्चर वीडियोस भी देखते रहना है कि जो हम लोग ने पहले डाल चुका है वो आपको डायरेक्ट सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो हमने 10th स्टैंडर्ड के साइंस 2 का, 10th स्टैंडर्ड के साइंस 1 का, 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा का, 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स का, ऐसा पूरा फोल्डर्स बना के रखे हुए प्लेलिस्ट के अंदर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसके अंदर जाके जो पढ़ाई करना है पढ़ो अच्छे से, बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है नजदीक, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बस यही चाहता हूं दोस्तों। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।